कहानी तो आप सबने शायद पढ़ ही ली होगी, चिट्ठी जनानी। थोड़ा संक्षेप में उसको बता देते हैं। हाँ, कहानी में चिट्ठी एक गोरे को लेकर एक पूरे एक रचना लेखक ने रची है कि गोरे को कहाँ कहाँ कहानी में या अन्य रूपों के माध्यम से कहाँ जोड़ा जा सकता है। कहानी कुल जमा इतनी सी है कि भीमताल के आस पास में एक गांव है जहाँ पर एक दिल्ली के रहने वाला एक युवक है जो सरकारी नौकरी करता है। उसको एक छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा खरीदना है अपने सेकंड होम के लिए, तो ताकि समय समय पर वो यहाँ आता रहे या फिर एक अवस्था के बाद बुजुर्ग होने बुढ़ापे में यहाँ पर ही आकर बस जाए। तो वो भीमताल पहुँचने के बाद चाय की दुकान पर एक ऐसी अनजान व्यक्ति दान सिंह से मिलता है और दान सिंह उसको कहता है कि मैं आपको वो उस स्थान पर ले जाऊंगा आसानी से। तो फिर वो उसका को पैसेंजर बन जाता है और वो उस वहाँ तक उसको पहुँचा देता है जहाँ पर उन जनानियों का मकान है जहाँ पर वो सौदा करने के लिए दिल्ली से आए हैं। तो जैसे ही वो मकान पहुँचते हैं और चारों महिलाओं की मन स्थिति लेखक ने बताई है कि चारों महिलाएं किस अवस्था में आज के समय में रह रही है और इन महिलाओं की ये अवस्था क्यों हुई है। उसके पीछे के कारण बाद में आते हैं कि एक व्यक्ति की स्मृतियों को जी रही है अपने अपने अर्थों में चारों महिलाएं घर की, और चारों महिलाओं को सफेद बुत्त के नाम से लेखक ने बार बार बुलाया। तो सफेद बुत्त होते हुए भी सबके अंदर थोड़ी थोड़ी भाव भंगिमाएं अलग अलग प्रकार की। कोई आप किसी को एक खांचे में रख के डिफ्रेंशिएट या इस तरह से नहीं कर सकते कि भी इसको एक खांचे में डाल के हम परिभाषित कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से वो वहाँ की जो नीरवता है, वहाँ की उदासी है, और एक तरफ तो बागीचा सेब से, प्लम से, आड़ू से लहलहा रहा है, उसके साथ ही एक तरह का एक दुख का रेशा भी साथ साथ चल रहा है। सड़क के आसपास या पहाड़ों में जो शाम शाम होने के बाद एक अलग सी उदासी छा जाती है, उसका चित्रण लेखक ने अपनी तरह से किया है। तो उन दोनों कॉन्ट्रास्ट के साथ वो किस तरह से जो जमीन का सौदा करने यहाँ आया है उसकी एक व्यू रचना लेखक ने कही, और क्या क्या अड़चन आती है, और वहां जाकर वो पूछता है कि भाई आपके परिवार में कौन कौन, एक बुनियादी परिचय उन महिलाओं से लेता है, फिर अपने बारे में बताता है, और अंत में उनको एक बात खटक जाती है कि पिता का या एक पुरुष का जो एक लोप हो गया या हमारे जीवन में वो जीवित है या नहीं, अभी भी उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर संशय बना हुआ है। तो उसके बारे में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि वो नदी में गए थे या वहाँ नहाने गए थे, उसके बाद वाकई में वो जीवित है या कहीं ना कहीं गुमनाम जीवित होकर अपनी जीवन बिता रहे हैं। तो वो एक संशय की स्थिति में वो एक होप के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही है वो चारों महिलाएं। और उन चारों महिलाओं के जो बॉन्डिंग थी उस पुरुष से, किसी का पिता का संबंध है, किसी का पति का संबंध है, किसी का पुत्र का संबंध है। तो उन तीनों का एक स्केच और कैनवास लेखक ने खींचा इस कहानी में। तो वो तुलनात्मक रूप से जो व्यक्ति युवक सौदा करने आया है उसके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, लेखक ने दो एक आर्क खींचने की कोशिश की है समानांतर, कि एक के पिता के साथ संबंध कैसे हैं और इन महिलाओं के साथ पिता और पति पुरुष के संबंध कैसे हैं। तो अंत में जाके बात वही अटकती है कि हम तो वो ऊपर 2 मंजिला इमारत में एक बालकनी और खिड़की बनाना चाहते हैं और इन्होंने नोएडा में एक छोटे से फ्लैट में अपने पिता को रख दिया। तो यहाँ पर जनानियों के चिट्ठी जनानियाँ गोरी जनानियाँ हैं, तो वो इस तरह से एक पवित्र या यथा स्थितिवादी या शांत या इस तरह से कही है कि भाई पहाड़ अपने आप में बहुत सुंदर चीज़ है। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट खींचने की कोशिश की है कि उपभोक्तावादी समाज कैसा होता है, विकास उन्मुखी समाज कैसा होता है। वो भीतरी परतों में कई सारी बातें, तो अंत में बस वो पिता की बात को लेकर मामला अटक जाता है और वो भी वापस जाके होटल में आधी नींद में सोचता है कि मामला क्यों अटक गया। तो बस बाकी हम कहानी की आगे की पड़तों में जैसे बात करेंगे, कई सारे मुद्दे कहानी में कहने की कोशिश की गई है। पितृसत्तात्मक समाज की संरचना, एक पुरुष कैसे जीवन को देखता है और जनानियां कैसे पहाड़ को और धरा को देख रही है, वो बात भी कही गई है। और एक बॉन्डिंग की बात की गई है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। तो ये कुछ बातें कहानी में मुख्य तौर पर हाईलाइट की गई है। तो आप सबकी प्रतिक्रिया के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
कहानी चिट्ठी जनानिया में जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं की कहानी है। कहानी की रचना की है। एक तरफ कुछ स्त्री किरदारों की कल्पना लेखक ने की है जो केवल दिल से सोचते हैं। उनके जीवन में भावनाएं, पूरी रिश्ते, परिवार, नैतिकता, इन सबसे बढ़कर कुछ नहीं है। भले ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से या किसी और की नजरों में एक पागलपन हो सकता है। जैसा कि दूसरे पात्र इस बात की चर्चा करते समय ये शब्द दोहराते हैं, पर वे चार स्त्रियां एक मानवीय संवेदना के बारीक तंतु से आपस में बंधी हुई हैं और अपने उसूलों पर जीने वाली स्त्रियां हैं जिन्हें कभी कोई प्रलोभन दिला नहीं सकता। लेखक ने केवल वार्तालाप और मनोभावों के जरिए, बिना किसी उपदेश के, कहानी के माध्यम से शायद मानवीय रिश्तों की कद्र करने का संदेश दिया है। कहानी कहीं कहीं मुझे फिल्म की तरह पर्दे पर चलती हुई लगी। कहानी का मुख्य पात्र जो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहाड़ों पर आया है, दान सिंह प्रॉपर्टी डीलर के साथ उस जमीन वाले अर्थात जनानियों के परिवार को करीब से जानता है। उन स्त्रियों को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो पास वाली जमीन, जो बगीचे वाली जमीन है, उसको बेचना चाहती हैं। और किस लिए बेचना चाहती हैं इसका जिक्र बाद में आएगा। कहानी एक रिदम के साथ सिलसिलेवार आगे बढ़ती है। सबसे पहले पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य, घने दरख्त, गदराए फूलों से लदी बेलें, बारिश। जैसे हम मैदानी इलाकों से पहाड़ों के घुमावदार रास्तों में प्रवेश करते हैं तो मौसम की खुनक और हवाओं की ताजगी हमारे नखुनों में घुसने लगती है। कुछ ऐसा ही एहसास लेखक ने अपने लेखन से करवाया है। अनेक उपमाओं का जिक्र करते हुए उच्चपद अड्डबुद्धि कहानी इन चार जनानियों के घर पहुंचती है। ये बुतनुमा चारों औरतें बेहद रहस्यमय लगती हैं। एक पल को उसे लगता है कि वो जीवित तो है ना, क्योंकि उन सबके चेहरे बेहद गोरे और सफेद रक्तहीन थे। परिवार की सबसे बूढ़ी महिला, जिसके गले में पट्टा और हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई पर्दे के पीछे से अवतरित होती है और 90 अंश पर देखती हुई आगे बढ़ती चली आई। वह सफेदी की चलती फिरती दीवार लगती थी। मुख्य पात्र यानी नैरेटर को ये बड़ी अजीब चीज लगी कि वो ये कि परिवार की बड़ी बेटी रूपा ने दिल्ली की आकर्षक वेतन और सुविधा वाली नौकरी छोड़ दी। यही वो चीज है मानवीय रिश्तों की कद्र, जो उसके लिए एक मामूली, यानी नैरेटर के लिए एक मामूली चीज है। खैर, इन जनानियों के रक्तहीन चेहरे उत्पन्ना परिवार में दादी की अवस्था या पागलपन की वजह सामने आती है कि उनका बेटा ऋषिकेश गया था और उसके कपड़े गंगा किनारे मिले थे। गांव वाले मानते हैं कि वो मर चुका है या वो साधु बन गया है, लेकिन वो ये बुढ़िया ये मानने को तैयार नहीं कि उसका बेटा मर चुका है, और वो हर रोज अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा भी करती है। और कमाल की बात ये भी है कि उस परिवार की तीनों और स्त्रियां भी उस बुढ़िया के इस विश्वास का मान रही हैं। इसीलिए वो अपने बगीचे वाली जमीन बेच रही हैं ताकि वो अपने घर को पड़ोसी के घर की तरह 2 मंजिला मकान बनवा ले, जिस पर अपने बेटे की राह तकने पड़ोसी की बालकनी पर ना जाना पड़े। अपने घर की बालकनी से वो एक सड़क और सड़क पर जाता हुआ आदमी दिखता है। इसे आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, या तो विश्वास की पराकाष्ठा या ममता की। कहीं पढ़ा था कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जमीन की डील फाइनल हो जाती है और मुख्य पात्र का अपने परिवार के बारे में जिक्र करता है कि वे केवल 3 लोग हैं, जिसमें उसके माता पिता शामिल नहीं है। पिता अलग अलग रहते हैं, माँ आती जाती रहती है। ना तो वो माता के साथ रहना चाहता है, ना माता पिता को स्वयं के साथ रखना। पिता को 3 कमरों का फ्लैट बिठवाकर छोटे घर में शिफ्ट करा दिया है। उन्हीं के पैसों से घर खरीद लिया है और बाकी पैसों से यहाँ जमीन खरीदने आया है, जो वो अपना बुढ़ापे के लिए करना चाहता है। और ये बातें कहते हुए उसके मन में संकोच या कुछ भी माता पिता के प्रति स्नेह भाव और आदर कुछ भी नहीं है। एक बेफिक्री सी है, सामान्य सी। ये सब बातें मानवीय रिश्तों में बंधे परिवार के लिए एक गुनाह से कम नहीं है। उनके भीतर कुछ चटक जाता है और वो एकदम जमीन बेचने के लिए मना कर देती है।
वे सब आक्रोश से भी भर जाते हैं। बैठक मुखी और बुद्धि लगने वाला दान सिंह पार्टी को पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि जनानियां पूरी पागल हैं, लेकिन हार की कसक उसके भीतर, नरेटर के भीतर धंस जाती है और उसे लगता है कि उन चारों ने उसे शायद आईना दिखाया है। नींद में उदास बीमार पिता का सपने में आना इस बात का संकेत है कि वो उस कड़वे सच को जान चुका है कि स्त्रियों ने उसे जमीन बेचने से इनकार क्यों किया। कहानी पंक्ति दर पंक्ति हम पढ़ते हैं तो रोचक लगती है। कहानी की रोचकता यानी उसके विस्तृत रूप और फैलाव में है। कहानी मतलब कि फैली हुई है। जल्दीबाजी में कहानी इतनी शायद रोचक नहीं लगेगी। बाकी बातें साथ में करते रहेंगे। आपने भी लिखा है क्या? आप तो ऐसे बिजी से कहानी देखा जाए तो पहाड़ों के ऊपर है, उसकी खूबसूरती दिखाई गई है। और जैसे पहाड़ों के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा उस टाइप के नहीं होते कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में शांत लोग होते हैं। जो होता है वहाँ के एनवायरनमेंट में खुश होते हैं, चाहे वो कम ही मिलता है उनको, लेकिन खुश रहते हैं। और मेन बात है यहाँ पर जो दिखाया है इन सब जनानियों के बीच में कि इनकी बॉन्डिंग चाहे बोलती कम है लेकिन आपस में इतनी है, और बड़ों का रिगार्ड करना उनको अच्छे से आता है कि मालूम है ये अंधविश्वास है उनका या जो भी है, कि पैसों की ज़रूरत होते हुए भी वो उस इंसान को ज़मीन नहीं बेचती जो बड़ों का आदर नहीं करते। तो कुल मिला के कहानी की खूबसूरती यही है कि सारा जो उन्होंने बताया कि कैसे सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सब कुछ है और पैसों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बड़ों का रिगार्ड नहीं करता है ये इंसान, तो इससे सौदेबाजी नहीं करनी है। बाकी ये तो आजकल के समाज में है ही कि है ही नहीं गया कुछ आजकल बड़ों का रिगार्ड जैसी कुछ। और ऐसा भी नहीं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, जैसे ये लोग हैं, ये लोग कर ही रहे हैं उसका रिगार्ड के, इतना उनको मानते हुए भी कि उनको पता है कि वो नहीं आने वाले, फिर भी रोज़ लेते जाती हैं कि आएंगे तुम्हारा बेटा, उनको दिखाती है। अच्छी है कहानी, बहुत खूबसूरत है। संतोषी, हाँ संतोषी भाव बहुत है, संतोषी भाव के लोग बहुत है, जैसे पहाड़ों में अक्सर मिलते हैं, सरल सरल और शहरों के। छुट्टी जनानियाँ, जैसे कि हर अच्छी जो कहानी होती है, श्रेष्ठ कहानी होती है, वो बहुपरतीय कहानी होती है, और ये कहानी भी बहुपरतीय है। एक तो हम ये देखेंगे कि जो विचार हैं, जीवन दर्शन है, जीवन दृष्टि है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बखान करके बातें कही जा सकती है, लेकिन उन चीज़ों को इस कहानीकार ने कहानी में रूपांतरित किया, सबसे बड़ी बात ये है, और ये इसकी बड़ी खूबसूरती है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि एक तरह से उन्होंने दो परिवार को आमने सामने रख दिया है। एक जमीन बेचने वाले का परिवार है, एक जमीन खरीदने वाले का। एक मोटे तौर पर हम जानते हैं कि हम जब जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन की बात करते हैं तो सभी लोग ये कहेंगे कि भाई हम सुख शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, है ना, इससे जीना चाहते हैं, जीवन में खुशियाँ चाहते हैं। अब जीवन में जो शांति है, सुकून है, खुशियाँ हैं, वो सभी चाहते हैं, लेकिन उसका स्रोत क्या हो सकता है? वो दो परिवार आमने सामने हैं। एक परिवार जो जमीन बेचने वाला है परिवार है, वो 4 जनानियों का परिवार है। एक बूढ़ी औरत है जिसका बेटा नदी में डूब के मर गया है, उसके पीछे उसकी बहू है, उस जो लड़का है उसकी पत्नी है, और 2 उसकी बेटियां हैं। उसकी जो बूढ़ी माँ है उसको ये विश्वास नहीं होता है कि उसका पति, उसका जो बेटा है वो डूब के मर गया है। वो जब से उसको जानकारी मिली है तब एक तरह से वो, मतलब जैसा कि दान सिंह कहता है कि खिसक गया है इसका, यानी कि वो पागल सी हो गई है, और वो हमेशा प्रतीक्षारत रहती है अपने बेटे की कि वो आएगा उसे। और इसके लिए वो बगीचे के पास में जहाँ से सड़क दिखता है वहाँ पर खड़ी हो जाती है, और कई बार वो पड़ोस के मकान के ऊपर जाकर के 2 मंजिले में उस मकान कमरे में चली जाती है जहाँ से वो सड़क दिखाई देती है। अब उसकी हालत को देख करके और उसकी देखभाल के हिसाब से जो उसकी बड़ी पोती है, आप देखेंगे कि वो अपनी दिल्ली की अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके और छोड़ दिया है ताकि अपनी माँ की और अपनी दादी की हेल्प कर सके, देखकर।
और उसकी जो छोटी वाली बेटी है होती है, वो उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसने, लेकिन फिर भी वह सोचती है कि भाई इस परिवार में मतलब कि जो उसकी दादी की जो हालत है उसको देखते हुए, माँ को जिस तरह से उसमें करना पड़ता है उसको देखते हुए उसने बड़ी नौकरी नहीं की है और वहीं आसपास छोटी सी नौकरी मास्टर ने की, जैसा बताया 4-5 हज़ार मिलते हैं वो नौकरी करके। तो पूरा परिवार उस जो बूढ़ी माँ है उसकी सेवा ससुरवा में लगे हुए आपस में इस तरह से है बिल्कुल कि यद्यपि तीनों क्या सोचते हैं उस जाने वाले के प्रति, लेकिन बूढ़ी माँ को ये आशा है कि वो आएगा। बाकी उसकी जो वो जो उसका दुख है वो चाहते तो वो उसको पागलखाना भी भेज सकते थे क्योंकि उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं, मतलब उसको अपने पास रख करके और उसकी जो भी तकलीफें हैं दुख है साथ में रह करके जो भी है उसकी सेवा है वो करती है। एक परिवार का तो ये है। और वो परिवार जमीन क्यों बेचना चाहता है, उसकी नीड क्यों है, ये उनके लिए नीड है, कंफर्टेबिलिटी नहीं है, विलासिता नहीं है जमीन बेच के क्योंकि कोई वो महल खड़ा करना चाहते हो कि ऐसा नहीं है। वो केवल अपने मकान को दुमंजिला बनाना चाहते हैं ताकि जो वो बुढ़िया जो है उनकी जो दादी है जो है वो जो कभी कभी पड़ोस में जाकर के उनके चली जाती है दुमंजिले पर और वहाँ से वो देखती है तो उनको वापस लाना भारी पड़ता है, वहाँ से आना नहीं चाहती है वो हमेशा चाहती। तो वो यदि दुमंजिला बन जाएगा तो कमरे में उनका कहना है कि बालकनी में उनके लिए चारपाई लगा देंगे और वहाँ बैठी रहेगी और जब चाहेगी लेट भी जाएगी तो उनको बिल्कुल आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। और इससे लगता है कि पूरे परिवार जो है वो मतलब कि इसमें मतलब कि उनका मोटो या नीड उनका लक्ष्य यही है। जमीन खरीदने वाले का लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य है कि एक दूसरा एक होना चाहिए जो शहरी जीवन की जो भागम भाग है कभी उससे आराम पा करके, और वो जब शुरुआत की जो वर्णन है उससे लगता है उनको ये जगह भी एक स्वर्ग जैसा लगता है, प्रकृति जैसे बांसुरी बज रही है, उनको लगता है कि ये है ये अब ये। लेकिन वो अपने अब उनके आपस में बातचीत शुरू होती है। तीनों जने बैठी हुई हैं, जो अधेड़ स्त्री है वो और दोनों बहनें यानी कि दोनों उसकी बेटियां बैठी है, वो जानना चाहते हैं उसके परिवार के बारे में और बहुत ही कम शब्दों में और रोचकता के साथ वर्णन किया गया है। वो बताता है अपने बारे में कि वो कितना धार्मिक है और उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा उसमें कि वो कहता है कि यद्यपि रोज पूजा पाठ करता हूं मैं, यद्यपि 5 टाइम होना चाहिए 2 टाइम तो करता ही हूँ, कम से कम 2 टाइम करता हूँ मैं। फिर वो शाकाहारी और बताता है कि मैं शाकाहारी हूँ। इसके साथ वो ये बताता है कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं रामनवमी का और दशहरे का उसमें वो सहभागिता करता है, उस आयोजन में करता है। और साथ में बताता है जो कांवड़ी आजकल सावन के चल रहे हैं उसमें भी वो मदद करता है। इस तरह से वो अपना बताता है कि कितना धार्मिक और शाकाहारी और कितना शुद्ध और मतलब कि बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए अच्छा व्यक्ति, क्योंकि उनका कहना है मैं अच्छे व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जब तक ये वो अपनी बातें बता रहे थे वो तीनों जने सपाट उनकी कोई रुचि नहीं थी बात में, ये ध्यान रखिएगा, ये रेखांकित करने योग्य है। जब तक वो तीनों बातें अपनी धार्मिकता के बारे में, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में, धार्मिक आयोजनों के बारे में ये सारी चीजें बता रहे थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप सुनती रही जैसे कि वो सुनी नहीं रही हो, सपाट सी बैठ गई। लेकिन उन्होंने जब परिवार की बात कही कि परिवार, तो उन्होंने कहा हम 3 लोगों के परिवार है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है जो कि बुटीक चलाती है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और एक 2 साल का बेटा है। तो पूछते कि और भी तो मतलब कि माता वो और क्योंकि 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और माता जी हैं तो वो कभी हमारे यहाँ रह लेती है, कभी वो अपने दोनों बेटियों के पास चल जाती है और कभी उनकी इच्छा होती है तो पिताजी का, जैसे पिताजी का संपर्क प्रसंग आता है तो पिताजी के बारे में पूछती, पिताजी आपकी। फिर वो बताता है कि भाई पिताजी अब रिटायर हो गए हैं, अब क्या है कि जैसा कि साफ तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट वे में लगता है कि पहले साथ रहते थे लेकिन शायद उनमें अब वो साथ रहना नहीं चाहते हैं तो वो अलग किराए के मकान में रहते हैं। उसमें आया है पहले वो किराए के मकान रहते थे, बाद में उन्होंने पिताजी को काफी परसुएट किया, काफी उनसे जो भी हुआ होगा कि भाई ये आप जो इतने बड़े मकान में रह रहे हैं हम साथ तो नहीं रह सकते, तो आप इसको बेच दीजिए, आप अकेले अब रह रहे हैं, हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आप इसको बेच करके जो है वो छोटा सा मकान में रह जाइए और आधा हमको भी कुछ पैसे दीजिए ताकि हम अपना मकान ले सकें। और वो यही होता है, अंततः पिताजी उसके मान जाते हैं और वो छोटा सा एक फ्लैट ले लेते हैं, पिताजी सस्ता सा फ्लैट ले लेते हैं और उसके आधा पैसा उसको दे देते हैं और वो लोन लेकर के अपना मकान बना लेता है और जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उसको लगता है कि दूसरा एक सेकेंड। ये बात जैसे ही आती है तो
यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मतलब कि वो उनके फैसला वो मन में कर लेते हैं। बड़ी बच्ची तो रोने लग जाती है बात सुन करके, ठहरे नहीं हुए, फिर वापस वो तीनों जने आते हैं, वो सुनाते हैं कि भाई हमें मकान नहीं बेचना। अब यहाँ पर जो है दान सिंह उखड़ जाता है, तो समझ जाता है कि ये तो मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा है, इस तरह से लेडी है, इस तरह से। देखिए लेडी के लिए यहाँ पर बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, चारों बुद्ध है। बुद्ध का मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना, मूर्ति, और उसमें संवेदनशीलता नहीं होती है। कितना कॉन्ट्रास्ट है आप देखिए, जो धार्मिक व्यक्ति है, पूजा पाठ करता है, शाकाहारी है, संवेदनहीन वो है, स्वार्थी वो है, या ये जिसको बुद्ध कहा गया है वो लेडी है ना। और यहाँ पर बहुत जो रचनाकार ने क्या कॉन्ट्रास्ट यूज किया है इनके लिए, और कि भाई कौन कौन संवेदनशील है। और जब संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है आदमी है, जब आत्मीयता रिश्तों में नहीं रह जाती है, तो उस हमें ना तो सुख शांति मिलेगी, ना कोई खुशियां मिल सकती है ना। शहरी जीवन भागम भाग का है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अपनी जगह पर है। अब ये नहीं कहता है कि भाई जो शहरी जीवन का जो भागम भाग है, आदमी स्वार्थी बनता जा रहा है, उसके पीछे उसके ऊपर वातावरण का प्रेशर है या खुद का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वातावरण के साथ साथ खुद का भी प्रेशर है, खुद भी इस तरह से रहना चाहता है कि वो भौतिक सुख सुविधाओं में शांति सुकून को ढूंढता है। आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया कि उस लेडी, उन चारों लेडी की जो नीड है, वो मकान, वो जमीन बेचने की और 2 मंजिला बनाने की, मकान बनाने की यहाँ भी बात है, लेकिन वो उनकी नीड है, उनकी जरूरत है, क्योंकि वो अपनी जो बूढ़ी दादी है या बूढ़ी माँ, उनकी सहायता करना चाहते हैं। और यहाँ पर उनका जो है एक भौतिक सुख सुविधा के हिसाब से रहना पड़ जाए। और एक लाइन उसमें भी आया है कि जरूरत पड़ने पर बेच भी सकता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर लोभ लालच है, तो सुकून शांति वहां पर तो नहीं हो सकता है जहां पर कि लोभ हो, लालच हो, संवेदनहीनता हो, आप संबंधों में आत्मीयता नहीं रहे। तो शहरी जीवन में हम ये देखते हैं, ग्रामीण जीवन में ये देखते हैं, लेकिन ओवरऑल भी हम देखें, शहरी और ग्रामीण को शब्द को हटा भी देखें, तो भी जब तक हमारे रिश्तों में यदि हमें आत्मीयता नहीं है, वहां पर हमें सुकून शांति नहीं मिलती है, उन लोगों से यदि हमें खुशियां नहीं मिलती है, तो जीवन में भौतिक सुख शब्दों से खुशियां मिल जाएगी, ये बड़ा ये प्रश्न है। एक तो ये इसका एक आयाम ये है, इसमें एक आयाम और है, और उस आयाम के कारण से कहानी बिल्कुल अपने वर्तमान समय से टकराती नजर आती है। 2 चीजें आई है, देखिए, दूसरे एक तो पूजा पर इशारा है कि 5 टाइम के बजाय 2 टाइम पूजा सुबह शाम करता है, जैसे 5 टाइम नमाज पढ़ा जाता है ना, यहाँ पर है। दूसरा वो दान सिंह कहता है कि इनके तो पड़ोसी एक शब्द ने पूरा का पूरा, आप देखें कि कहानी का परिदृश्य बदल दिया है, कि इनको तो पाकिस्तानी लोग मिलने चाहिए। हमारा आज का राजनीतिक नैरेटिव यही है कि जो हमारा विरोध करता है वो तो मतलब क्या है कि वो तो मतलब कि वो धार्मिक व्यक्ति तो है ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो धार्मिक आयोजन में भाग लेता है, जो इस तरह की हेल्प करता है, जो दिखावट जितना है वो दिखावट हमारे धार्मिकता और अच्छे व्यक्ति के आज समाज में राजनीतिक रूप दृष्टि से देखें वो बन गया है। हम अपने आचरण में कितना धार्मिक हैं, कितना संवेदनशील हैं, वो कोई नहीं देखता है। हम दिखावे में कितना अपने आप को शो कर सकते हैं, वो दुनिया देख रही है। और राजनीतिक आज का जो नैरेटिव चल रहा है उसमें भी यही है। तो एक इसका आयाम आप देखिएगा ये भी है कि अपने समय से टकराने की कोशिश की है, बहुत बखूबी के साथ, बिना किसी सोच रहे के, बिना किसी वक्तव्य के, बिना किसी मतलब कि कुछ बताए, कहानी के अंतर्गत स्वतः ही वो बात आती है और वहाँ लेखक रचनाकार उस खूबसूरती से उन लाइनों को उसमें गूंथ देता है, उस कहानी के लाइनों में, और उसके आपको अलग अलग जो अभी जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि और विचारों की कहानी चल रही थी, एकाएक राजनीतिक कहानी भी बन जाती है, आप देखिए। और फिर जो है ये कहानी कितने जो बहुत ही सामान्य सी कहानी लगती है, ये कितने बड़े फलक की कहानी बन जाती है, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी कहे हुए और बिना किसी उपदेश के या बिना किसी वर्णन के कहानी बनती है। ये कहानी बहुत ही होते ना, लेखन में छोटन लगे भाव करे गंभीर, ये कहानी अपने आप में इस तरह सचित होती है। वो जो कहते हैं ना कि कालजयी कहानी या बहुत अच्छी कहानी जो होती है वो इस तरह से होती है। ये बहुत सामान्य सी तो लगती है, और एक बार तो लगती है कि शायद कहानी ने कुछ पता नहीं छोटी मोटी बात कही है, लेकिन कहानी बड़ी बात कह देती है। तो कहानी के लिए कहा गया है, नामवर सिंह ने कहा है कि छोटी मुंह और बड़ी बात। तो ये कहानी छोटी मुंह बड़ी बात हमारे सामने रखता है, और वास्तव में एक जीवन दर्शन को
या आज की राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको हमारे सामने मतलब कि चित्रित करके रखता है। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये शानदार कहानी है, और इस रूप में मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, जो कि मैंने अपनी बात आपको रखने की कोशिश की है, और भी जब आगे बात होगी तो और कुछ बातें होगी। जैसे पहले कहानी जब पढ़ी तो बहुत जल्दीबाजी में पढ़ी मैंने, और स्टार्टिंग में पहले मुझे ऐसा लगा नैरेटिव बहुत डबल मीनिंग टाइप का है, क्योंकि बार बार दलाल वर्ड उस पर जोर दिया जा रहा था। तो पहले को लगा कि ये कैसी कहानी चल रही है, कि क्या बोलना चाहती है, कि वो पहाड़ों में गया है और वो कह रहा है कि गोरी औरतों से मिलाता हूँ, गोरी औरतें। तो बार बार जो स्ट्राइक था वो बहुत ही डबल उस पर जा रहा था, और बार बार दलाल वर्ड भी बार बार यूज किया जा रहा था। तो पहले मुझे वो ज्यादा सही लगी नहीं। फिर दोबारा मैंने उसको वापस पढ़ा, तब जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि हाँ ये उसका कारण था कि जहाँ वो पागलपन जो उसको सिर्फ मतलब उसको भी वो सम्मान दे रहे हैं, उस पागलपन को भी, उस बूढ़ी दादी के पागलपन को भी सम्मानित करते हुए बनाना चाहते हैं, और वहीं जो सुख सुविधाएं उसके पास में है, पूरा परिवार है, उसको भी वो बिखेर कर अलग होना चाहता है। तो वो कैसे, वही दो अलग अलग पैरेलल चीजें हैं, उसको बिल्कुल क्लियरली वहां पे क्लैरिटी मिली। तो मेरा इतना ही सार था कि पहली बार मैंने जब पढ़ी तो मुझे नहीं लगा था कि अरे कैसी स्टोरी आ गई, ये तो मतलब एंडिंग तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और ये दलाल वर्ड बता रहा है, ऐसे मतलब कैसे स्टोरी कर नहीं पा रहा। फिर दोबारा पढ़ने पर वो वापस से सारे के सारे जो पॉइंटर्स थे वो आए। तो ये कहानी की यही अच्छी बात है कि वो आपको मजबूर करे वापस से उस पॉइंट को देने के लिए कि कहाँ पे उसको समझा जाए, कहाँ आप चूक कर रहे हो उसको नहीं समझने के लिए। तो वो चीज़ अच्छी थी उसमें। मैं सर हमेशा एक्सप्लेनेशन से पहले आपका एक्सप्लेनेशन सुनता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा थोड़ा ब्रॉडन वो आइडिया लगता है स्टोरी का। तो बेसिकली स्टोरी में यही है सर कि जब अपन गलत इंसान के नैरेटिव से अच्छे इंसान के बारे में भी सुनते हैं तो हमें अच्छा इंसान भी बुरा ही लगता है। तो जो स्वर्ग जैसी जगह दिखाई है और वहाँ पे वो ज़मीन लेने जा रहा है, जगह की इतनी तारीफें कर रहा है, ये फ्रूट्स है, जगह इतनी प्यारी, और वो जो डांसिंग है वो उसको कहता है राइटर कथावाचक को भी आप ये आपके लिए तो ये स्वर्ग जैसी जगह होगी। लेकिन उन 3-4 औरतों पे बार बार कटाक्ष हो रहा है, एक तरीके से उन्हें बुली किया जा रहा है कि वो उनको हंसना बोलना पसंद नहीं है, उनको भावहीन चेहरे हैं, और इस तरीके की बातें उनके बारे में की गई है। और वो जब जाता है तो वो लेडी आती है बाहर और उसको नमस्ते करती, तो भी उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता। तो और बाद में वो उसकी बड़ी बेटी है, और जो रास्ते में जब जा रहा होता है तो वो दान सिंह उसको यही कह रहा होता है कि मेरी बड़ी बेटी नौकरी छोड़ के आ गई दिल्ली से। और तो वैसे तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि उनकी हर एक चीज बुरी ही है, मतलब या तो वो बेवकूफ है या उनको कॉमन सेंस नहीं है, और बहुत भावहीन यूज किया हुआ बुद्ध शब्द यूज कर रहा है। बुद्ध का मतलब है जैसा आपने बताया कि वो उनके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं, या जो भी अपन कई बार अपन कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, आज की डेट में जो सेंसिटिव लोग होते हैं जो किसी के लिए कुछ करते हैं, तो यूजुअली लोग भी उनको इसी तरीके से फील कराते हैं कि कुछ गलती कर रहे हो। आज की डेट में इस तरीके से कौन करता है? और जब उनसे बातें कर रहा है तो उसको रूपा को बुद्ध कह रहा है, उसकी छोटी बहन को छोटी बुद्ध कह रहा है। तो क्योंकि जो राइटर है वो खुद बहुत घटिया है और उसकी थिंकिंग ऑब्वियसली बहुत खराब है, अपने ना माँ बाप का सगा है, किसी का भी नहीं, बस प्रैक्टिकलिटी के और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा है वो। तो आप जब उसके नजरिए से उनके बारे में सुन रहे हो तो आपका यही लग रहा है स्टोरी के एंड तक कि वो जो चारों औरतें हैं वो ही खराब है। और जो स्टोरी का ट्विस्ट है वो एक्चुअली 2-3 बार पढ़ने के बाद ही समझ आता है कि ट्विस्ट बेसिकली है क्या असल में, कि आप गलत के नजरिए से अच्छे की बुराई सुन रहे हो, तो आपको अच्छा समझ नहीं आता एक बार में आता है वो। और जो 4 लेडीज है उनकी स्थिति ये है कि वो अपनी दिल्ली की नौकरी छोड़कर आई है अपने परिवार को संभालने के लिए। फादर उनका नहीं है, मगर उनकी दादी की इच्छा है, मतलब उनकी दादी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो एक इंसान जो पागल होता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बट चारों बहनें, मतलब 3 बहनें और उनकी माँ उतनी ही सेंसिटिविटी से उसको संभाल भी रही है। जैसे उसमें बताया कि इसीलिए उसकी लाड टपकनी होती है उसकी दादी की, और छोटी बहन जाके उसको साफ करके आती है और ध्यान रखती है कॉन्स्टेंटली हर वक्त। और वो अपना जमीन का टुकड़ा से, क्योंकि जमीन का टुकड़ा पहाड़ी लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, उनके लिए वही चीजें होती है, वैल्यूएबल उनकी जमीन है और कैटल्स है। तो वो उसको बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि 2 मंजिला घर कर लें, ताकि उनकी दादी को मतलब इस तरह भटकना ना पड़े। अगर वो देखना चाहे तो छत पे भी जा सकती है। तो अगर ये चीज राइटर ने जिस तरीके से कही और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बेवकूफ है चारों।
बट एंड और वो अपना जो आपने बताया जैसे कि वो हर धार्मिक चीज में रहता है और अपना बखान कर रहा है अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, ताकि वो औरतों का जो डिमांड है कि वो अच्छे इंसान को देना चाहते हैं वो हो जाए। बट जब वो रियलिटी पे आता है कि भाई पिताजी डेफिनेटली उसने कवर अप पूरा करने की कोशिश करी कि पिताजी दूर क्यों रहते हैं, बट वो बात समझ आ गई कि माँ वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहती है, वो के बाद बहनों क्या चल जाती है, फिर तुम्हारे आती है, और जो पिताजी है वो तो बेचारे अलग घर में रह रहे हैं। उसने जो ये चीज बताई है राइटर ने कि कथावाचक ने कि भाई जो पिताजी को उन लोगों ने फोर्सफुली घर बिकवा के आधा हिस्सा लिया है, उसने बहुत कवर अप करके बताने की कोशिश करी है, लेकिन वो समझ जाती है कि इसने पिताजी को भी मेंटली टॉर्चर ही किया है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करे और हिस्सा मुझे, और ये सारा अपने भौतिक सुख के लिए यहाँ जमीन ले रहा है, और इसके लिए तो मतलब हर एक चीज, कैसे उनके पिताजी नहीं है बट वो भी वेट कर रहे हैं कि क्या पता वो दादी जो मेंटली डिसेबल है उनको वो कितना रिस्पेक्टफुली रखते हैं, तो जो बुली कर रहा है ना उनको बार बार बुद्ध कह के सेंसिटिविटी नहीं है, बेवकूफ है, वो लोग कितने ज्यादा सेंसिटिव है, और यूजुअली पहाड़ी लोगों के बोलते भी ऐसा है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़ों मतलब वैल्यूज उनकी बहुत हाई होती है। तो ये बहुत कॉन्ट्रास्ट है, जो स्टोरी को 2-3 बार पढ़ लेते हैं उसके बाद ही वो चीज क्लिक करती है माइंड, तो अच्छी स्टोरी। अगर पूरा कहानी का मामला जो है ना वो मैं 2 एस्पेक्ट्स पर देखना चाह रहा था। एक तो महिलाएं कहानी को कैसे ले रही हैं और पुरुष कैसे ले रहे हैं। जब मैम ने पढ़ा ना तो बिल्कुल दूसरा जाविया था मेरी नज़र पे, बिल्कुल दूसरा वाला जाविया था, उसको देखने का तरीका। हर्ष ने जिसको नोटिस किया 95% पढ़ने के बाद में लोग उसको नोटिस करेंगे उस बात को, क्योंकि पहले 4-5-7 पन्नों तक कहीं भी कहानी में ज़मीन खरीदने की बात ही नहीं। चिट्टी जनानियाँ जिस तरह से समाज देखता है जनानियों को, उसी तरह से देखा जाना चाहिए और देखा जा रहा है कहानी के पर्पस से। और दलाल शब्द का प्रयोग, जनानियों का प्रयोग पहाड़ और जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है किस्सा गोई की तरह से, तो चूँकि मैं कैनवास पर ही कहानी रख रहा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ वही लिख रहा हूँ उसके ऊपर, दूसरा कोई भी मेरे पास में पूर्वाग्रह कहानी को लेकर के कम से कम नहीं होता है, क्योंकि अब बहुत चर्चाओं में होता है, मैं सीमित चर्चाओं में होता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, तो चर्चाओं की वजह से हो सकता है पूर्वाग्रह स्थापित हो जाए किसी लेखक को लेकर के, मेरे पास वो भी नहीं है, तो खाली जगह मेरे पास ज़्यादा थी उसको लेने की, तो जो कहानी कह रही थी मैं उसको उस तरफ लेते हुए जा रहा था। तो वहाँ से एक तो ईरानियन सिनेमा या फिर अगर आपने देखा हो तो कोरियन सिनेमा, जहाँ 7-7 मिनट तक एक फ्रेम अटका हुआ रह जाता है, बिल्कुल वहाँ की कहानी है एकदम उस तरह की। जो आपको जो मैंने लिखा है वो ये है कि राकेश तिवारी की किस्सा गोई की रोचकता इस कहानी का सार है। सिर्फ किस्सा गोई पर पूरी कहानी आकर के खड़ी हो जाती है, वो जिस तरह से कहते हैं उसको। भाषा तकनीक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, भाषा ताज़ा है। स्त्रियों को जैसा समाज है वैसा दिखाते हुए भी उनके भीतर का आक्रोश, गुस्सा, ऑब्लिक क्रोध और अनमनापन एक नाद के रूप में सुनाई देता रहता है। वो नाद जो दोनों उंगलियों से कानों को बंद करें तो सुनाई देता है, वरना होता है हमेशा पर सुनाई नहीं देता। स्त्रियों का गुस्सा हमारे आसपास है। जो कौन सी स्त्री है जो गुस्से में नहीं है, या कौन सी स्त्री है जो वाकई परेशान नहीं है, उसका अलग चेहरा हो सकता है, पर भीतर तो वो कुछ अलग आक्रोश में है। वो जो नाद जो हमारे कानों के भीतर सुनाई दे रहा है वही गुस्सा है जो उनके भीतर बना प्रावश है। तो उसको बहुत कमाल तरीके से उन्होंने डेवलप किया इस पूरी कहानी में। स्त्रियों को पागल कहकर समाज उनकी जीवटता को धराशायी करना चाहता है, पर पश्चिम से आती सड़क, ये एक बहुत बड़ा मेटाफोर था जिसको शायद हम नहीं नोटिस कर पाए, मेरे को मिल गया वो फॉर्चुनेटली। यूरोपियन सभ्यता का जो खुलापन है पश्चिम का, जो पश्चिम से आती हुई सड़क चाहते हैं, वो शायद वो स्त्रियां वो खुलापन देना चाहती हैं उस खिड़की के जाविये से जो वो बनाना चाह रही है उस औरत के लिए। यूरोपियन सभ्यता की बात नहीं कही गई है, पर पश्चिम से आती हुई एक सड़क है जिसको वो देखना चाहती हैं लगातार, या दिखाना चाहती हैं लगातार, या उसको देखते हुए रहना चाहती हैं लगातार। इसलिए वो उस बिल्डिंग का एक हिस्सा पश्चिम वाला जैसे खिड़की नुमा रूप पे खुला रखना चाहती है ताकि वो सड़क को लगातार देख सके। तो हो सकता है कि वो उस यूरोपियन मेटाफोर को यूज करना चाहता हो राइटर उस वक्त में, जो सभ्यता का खुलापन दिखाता है कहीं जाकर के। तो ख्याल मेटाफोर मानी जा सकती है, उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही समाज के पुरुषों की मानसिकता, हम नहीं बिठा पाए, पर ऐसा हो सकता है कि वो मेटाफोर क्रिएट हुआ हो पश्चिम की तरफ खिड़की खुले रखने का। शायद गंभीर हास्यास्पद स्थितियों को कहने की तैयारी बामुश्किल कुछ लेखक की क्षमता पर यही है इनका अधिकार क्षेत्र है, मगर मेरे को जो लगा कि बड़ी मुश्किल थी वो मेंढक नुमा बात कह देना, उस सिचुएशन में क्रिएट कर पाना,
इसकी दोनों आंखें ऐसी चिपकी हुई और होठ इतने चौड़े हैं, तो मेंढक की तरह दिख रहा है जो मेरे साथ गाड़ी में आया, मेरे को पता ही नहीं चला। वो जो उस पूरी बात में अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ तो मैं डर जाऊंगा कि ये बात लिखूं कि नहीं लिखूं, या कोई भी बहुत गंभीर राइटर जो होगा वो ये कहेगा तो वो डरेगा कि यार इसको मैं लिखूं क्या नहीं लिखूं। पर वो अधिकार क्षेत्र में है उस राइटर के पास, राकेश तिवारी के पास ये राइट है उसके पास में, इसका मामला जमता है उसके साथ, वो कह सकता है ये बात को, और उसने कहा और जमा लिया मैटर को पूरा अच्छे से। उसके बाद में एक और पॉइंट था, कुछ कहानियां हम पढ़कर उसे अपनी तरह से कह सकते हैं। यूजुअली हम पढ़ लेते हैं कहानी को, फिर पूरी कहानी अपनी तरह से डेवलप कर सकते हैं। इस कहानी को कहानीकार के अनुसार ही सुनना होगा, आपके पास कोई कच्चा रास्ता नहीं है जिससे आप अपनी कहानी को कह सकें। मतलब ये कहानी जो है उसके राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलानी पड़ेगी आपको, जैसा मेरे को लगता है। खुद के पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम 2-4 बातें इधर उधर कर जाएंगे। कुछ कहानियां होती नहीं है जो हम सुनते हैं फिर अपनी तरह से सुना देते हैं, अपनी चीजों को ऐड करते हैं। इस कहानी में ऐड करने के स्कोप कम रखे गए हैं, कच्चा रास्ता नहीं छोड़ा है उसने कोई भी, अपनी बात को कहकर वो पुख्ता निकाल गया है। कहानी तब और आज के समय में पेश आ रहे संकटों और रुझानों, अंतर विरोधों को पकड़ के चलती है। एक कहानी में कई कहानियों का खुलना और फिर पर्याप्त जिज्ञासाओं के साथ उसका बंद हो जाना, एक ही कहानी में कई कहानियों के होने पर खरी उतरती है जो बात है ना। एक कहानी है जिसमें बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं, अचानक से खुल रही है उसकी दादी की कहानी एक बार और फिर शट डाउन हो जाती है। अचानक से दलाल की कहानी खुल रही है दान सिंह की, फिर वो बंद हो जाती है। अचानक से उसकी बेटी की कहानी खुलती है, फिर वो बंद हो जाती है। अचानक से बीएड करती हुई बेटी की कहानी खुलती है, वो बंद हो जाती है। अचानक से पुरुष की कहानी जो गंगा में डूब गया है उसकी खुलती है, फिर वो बंद हो जाती है। तो कहानियों का खुलना और चटाक से बंद हो जाना, ये कहानी में कहानियों का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक था। मतलब ऐसे अब आएगा इसके बारे में कुछ, और फिर वो नहीं आता है, वो वहीं रुक करके वापस अपने पॉइंट को दिखाता है। तो कहानी के किरदारों को खड़ा करना हो जाता है और फिर वापस से उसको ठग से गिरा देना इस कहानी की खूबसूरती है। क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा वो डूब गया तो कहानी शायद उस तरफ जाने वाली है, अच्छा वो दादी पागल है तो शायद उस तरफ, या फिर जो बीएड करके आई है तो हो सकता है कि वो लड़की वहां से कुछ और गलत करके आई होगी इसलिए वो यहाँ से एमबीए करके भाग के आ गई है, ब्ला 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 50 चीजों के बीच में। पर वो कहानी खड़ी करना और फिर गिरा देना इस कहानी की खूबसूरती है, कहानी में कहानी का, और अपनी कहानी पे जमा रहना। चिट्ठी जनानियां और उन औरतों को सोचते हुए डर को पीछे धकेलने का संदर्भ इस कहानी की जमीन के सौदे से इतर पुरुष के दिमाग से खेलते हुए कई तरह के सौदे तक ले जाता है, जिनमें जिस्मानी रूहानी सौदे लगभग हर पुरुष के दिमाग का हिस्सा है। लेखक के बीच में मुख्य किरदार का प्रकृति प्रेम करते हुए पुरुष दिमाग को नए जाविये की तरफ सोचने का संकेत देता रहता है। जब भी मेरे दिमाग में वो दलाल वाला पॉइंट ऑफ व्यू आया तब वो उसकी खूबसूरती को ले जाते हुए मेरे को बहुत बार उसने चांस दिया कि भाई तू ये मत सोच, जो तू सोच रहा है वो गलत हो सकता है, तेरा डायरेक्शन रॉन्ग हो सकता है। तो वो ब्यूटी की तरफ ले जा रहा है तो हो सकता है। बहुत बाद में समझ में आया कि ये ब्यूटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि उसको वहाँ की ब्यूटी पसंद थी, इसलिए वहाँ जमीन खरीदने आया। पर तब तक भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे संस्कारों के बाद में भी कोई पुरुष जो है वो 95% पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह सोच लिया होगा इसका, और इस कहानी को उसी तरह ले जाया भी गया आपको, मतलब पूरी तरह से डिच किया गया एक मेंटलिटी को। आप प्रेम करते हुए पुरुष दिमाग को नहीं जाविये की तरफ सोचने का संकेत देते हैं। इस मामले में भी कहानीकार अचूक क्षमता का परिचय मिलता है उसकी, कैसे भ्रमित करते हुए कहानी अपने गंतव्य को प्राप्त होगी और पाठक खिलंदड़ भाषा के खेल में फंसा देगी। भाषा जो है इसकी मुझे तकनीकी तो नहीं, खिलंदड़ जरूर लगी थोड़ी सी, जो कि एक राइटर जो होता है ना वो खेलता है आपके साथ कि अभी तू सोच, अब मत सोच, अभी तू सोच, अब मत सोच। तो आपको जो पपेट की तरह ट्रीट करता है एक राइटर, आपको लगता है ना कि आप ओन कर रहे हो स्टोरी, तो स्टोरी आप ओन कर ही नहीं रहे हो, तो राइटर आपको ओन कर रहा होता है उसमें। लास्ट तक पूरी कहानी में वो पूरा प्ले ही था उसका जो उसने हमारे साथ। अरुण ने आया प्रयास किया बड़े मुश्किल से सारी बात जो रैगी पड़ोसी जो अपने यहाँ जो साथ से बनाए गए साथ में बहुत महत्व उनका बहुत, और वो इस सोचते हैं कि इस तरह के लोग यहाँ आते हैं तो दिक्कत ही करेंगे। वैसे भी सेक्लूडेड प्लेस पहाड़ों में बहुत ज़्यादा गर्म लोग हैं, और इस तरह के लोग आ गए तो कहीं तो कहीं और भी भेज देंगे, बाद में कोई भी कस्टमर आएगा ऐसे लोगों को अपने यहाँ भी ये चलता है कि पास में कौन आ रहे हैं, अच्छे आने चाहिए। उससे मैटर मत होता, आप खुद चाहे कैसे भी आपको पड़ोसी आपको अच्छा ही चाहिए, अपने पाकिस्तानी नहीं चाहिए, वो बात है, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। पाकिस्तानी तो बड़ा मेटाफोर है, वो तो बड़ा मेटाफोर है। आप अच्छा ही चाहिए, फूल अंदर से जैसे भी। हाँ
और प्लस इनका पहाड़ और धरती को देखना और निचलापन, जो एक जगह लाइन आई थी कि धरती थोड़ी सी नीची है जो पहाड़ के नीचे के हिस्से में आती है, वो भी मतलब अगर इसको खोलने बैठो तो फिर हो सकता है कि 16 पन्नों की कहानी का 50 पन्ने लिख जाओगे। चिट्ठी जनानी और हेडिंग ही पूरा अपने आप में पूरा बता दिया। फिर एक वो अंदर जगह से साफ पवित्र है। एक जगह और वो दलाल खत्म को हो दलाल गया। साबित कर देने के लिए उसने मतलब पंजाबी चिट्ठी जनानियों का यूज करते हुए दिखाया गया, तो कहीं पर भी उसने जगह नहीं छोड़ी कि मैं ये सोच रहा हूँ तो सही सोच रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं तो समझता ही हूँ, मैं तो पता है। तो मैं पहले मेरे को साबित करे कि तू तो लेजेंड ही है, तू सही सोच रहा है भाई, तू कैसे गलत सोच सकता है, फिर बता कि नहीं औकात पाओ इसको ढंग से पढ़ो। और साथियों बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपने अपने हिसाब से आपने कितने साधना जी ने शुरू में ही बता दिया कि इस कहानी की जो दूरी है वो ये है कि उन्होंने उसके प्रपोजल बेचने के का इरादा क्यों बना, वो पारिवारिक संवेदनाओं के आधार पर ये इन्होंने और हिमांशु ने दलाल और जनानियाँ सबकी तरफ वो भी इस कहानी में है। और शाह साहब ने बहुत विस्तार से इसको किया और दूसरा राजनीतिक कैनवास पर ले गए। हालांकि ये मेरे को थोड़ी दूर की पौड़ी जरूर लग रही है, लेकिन है हिमांशु को हमने करीब करीब संगीत के क्षेत्र में छोड़ दिया, लेकिन आज वापस साहित्य के क्षेत्र में अच्छे आज बैठी थी। बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे अपनी तरफ से जो बात मिली है वो ये है कि एक तो जो शीर्षक है चिट्ठी जनानियाँ, तो जनानियाँ का मतलब तो वो ले रहा है फेमिनिज्म, वो गोरी औरतें भी कह सकते हैं, लेकिन चिट्ठी जनानियाँ जो वर्ड किया, तो एक तो हम समझें कि इट इज अबाउट समथिंग अबाउट फेमिनिज्म। और चिट्ठी के युग्म शब्द है, गोरी चिट्ठी अपन ऐसे यूज करते हैं, दवा दारू की तरह गोरी चिट्ठी। तो गोरी का मतलब तो फेयर कॉम्प्लेक्शन ठीक है, चिट्ठी का मतलब माधुका ने भी उस तरह इशारा किया है कि जो संवेदनशीलता और जो पवित्रता व्यक्तित्व की है उसकी तरफ वो शब्द संकेत करता है। पंजाबी भाषा का शीर्षक और इस्लाम में ये पाकिस्तानी रेफरेंस उर्दू, तो इन सब बातों को लेकर एक बात मैं आप कहना चाहता हूँ कि बुद्ध शब्द उर्दू का शब्द है और उर्दू में बुद्ध का मतलब होता है खूबसूरत महिला। कौन सी महिला? खूबसूरत महिला। खूबसूरत। गालिब का एक शेर है, उम्र कटी बुद्ध परस्ती में हमारी, मतलब खूबसूरत औरतों के चक्कर में उम्र कटी, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मुसलमानों में बुद्ध की मूर्ति पूजा का विरोध है, मतलब वो फोटो भी नहीं खिंचा सकते, उनका इतना विरोध। गालिब का ये शेर है कि उम्र कटी बुद्ध परस्ती में हमारी, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान, जबकि वो ऑलरेडी मुसलमान है। मुसलमान का मानी तो है, मुसलमान का मानी अलग है, जाति से मुसलमान, हाँ कायदे से मुसलमान होने नहीं, जो इस्लाम को फॉलो हाँ। करे, इस्लाम में विरोध है, हाँ, इस्लाम में बुद्ध परस्ती का विरोध है, बिल्कुल। और इसलिए वो बुद्ध शिकन भी है, वो बुद्ध शिकन भी है, जहाँ भी बुद्ध है उन्होंने तोड़ा है। और वो उस हिसाब से जो है वो ईश्वर पूजा के वो विरोध, बुद्ध की पूजा ईश्वर पूजा के साथ। तो इसमें जो बुद्ध इन महिलाओं के लिए या जनानियों के लिए या फीमेल्स के लिए लिया है, वो उनकी पवित्र संवेदनशीलता और सौंदर्य दोनों को लेकर के जोड़ा। और निश्चित रूप से इसका जो मुख्य फलक वो यही है कि वो इस बात को बिल्कुल किसी भी लेवल पे स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति अपने पिता को भी इस तरह से कमर्शियल वे में डील कर रहा है, तो वो मतलब उसकी चारों की वो एक ही मानसिकता, उम्र के अलग अलग भले ही हों, लेकिन वो चारों की एक ही मानसिकता है और संवेदनशीलता है और उनकी जो
लेखक ने हिमांशु ने कहा कि बहुत सारे टैलेंट निकाल रहे हैं, इतना हो गया। थोड़ा सा मुझे जो बात कम समझ में आई हिमांशु की कि पश्चिम का मतलब होता है कि मेटेरियलिज्म, तो वो मेटेरियलिज्म की तरफ थोड़ी आकर्षित नहीं, मेटलिज्म नहीं। मेरा जो पॉइंट था उसमें ये था कि पश्चिम का जो खुलापन है, उनकी जो मेंटलिटी है, उस तरफ शायद वो दिखाना चाहता हो कहीं पर आकर के कि यूरोपियन ओपननेस, वो नजर रख रही है, उनको ओपननेस वो मेरा नजर रख रही है उसका उसकी। उससे उस तरफ से आती हुई सड़क का जो आइडिया है, पॉइंट है वो अपनी घुटन के लिए भी मतलब उस तरफ से आती हुई जो सड़क है ना, मतलब हो सकता है कि जिस तरफ हम रह रहे हैं, मैं बीच में टोक दूं, जो मेरे को जो आपने जब पश्चिम की तरफ ध्यान दिलाया, तो वो एक्चुअल में पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज के बजाय पश्चिम दिशा का मेरे जो मैं समझा हूँ, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो एक्चुअल में वो उसका जो बेटा अस्त हो चुका है लेकिन वो हमेशा उसकी राह रखती है। मैंने समझ नहीं, पाया। बहुत बेहतर है ये। मैं जिस तरह से लेना चाह रहा था ना इसको, क्योंकि मैं कहानी को मतलब वही महिला आक्रोश और उसके आसपास खड़ा करना चाह रहा था मेरी बात को, इसलिए मैंने उस पश्चिम ओपननेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया कि हो सकता है कि वो खिड़की से जब एक पूरी खिड़की बनाकर रखना चाहती हैं दूसरी मंजिल पर अपने घर की, तो जो मेरा पॉइंट है वो सिर्फ इतना सा था कि पश्चिम का इस्तेमाल जब कर दिया गया है तो फिर मैं क्यों ना इसको अपनी तरह से यूज कर लूं कि वो ओपननेस की तरफ ले जाऊं। लेकिन यहाँ पर जो कहानी में जो प्रयोग किया गया है, उसकी जो बूढ़ी माँ हाँ, है, उसको अस्त करना वो देखती है, तो वो सूर्यास्त की मतलब उसका जो देख रही है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उसकी अब है अस्त होते हुए देखना इस कहानी के साथ वो तो अस्त नहीं मान रही है कि सूर्यास्त हो गया है। निरंतर अगर अस्त होते हुए देखे तो किसी दिन शायद उसको समझ आ जाए। नहीं, वो जो भी है यहाँ पर मेरे ख्याल से वो उसका ये मेटाफोर ज्यादा सही है हाँ। बजाय कि जो आपने कहा। वो मेरी अपनी समझ है, प्रतीक्षा कर रही है। हाँ, प्रतीक्षा कर रही है, जो कि अस्त हो चुका है, उस सूरज की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि जो मैं समझा हूँ वो अस्त हो चुका है। मेरे लिए तो उस एक महिला के माध्यम से सारी महिलाओं के लिए एक ओपननेस की खोज जो है ना, शायद वो खिड़की करती हो, इसलिए मेरे लिए वो मेरा एक खैर anyway, आपने अभी जो पॉलिटिकल जो मेटाफर है या नैरेटिव का वो भी मुझे थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा और देखिए यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है और इन चीजों को बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। एक तो उसने कहा कि भाई वो दोनों पांचों, इसमें वो लाइन में बता देता हूँ बड़ी तरीके से। बहुत देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप सटायर करते हैं या टकराते हैं, वो आप सीधे सीधे दिखना नहीं चाहिए विचारों में। मैंने कहा ना, विचारों को कहानी में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी कला है, और इसमें अच्छे लोग कभी गलती कर जाते हैं। वो विचार तो प्रस्तुत कर देते हैं, जो ये कहानी जो अपने जो हालांकि उसकी पहली कहानी है विकास कुमार की, जो कार्टून है, चर्चा बाद में करेंगे, वहाँ विचारों की प्रधानता है। यहाँ विचार नहीं है, कहानी है, और कहानी से आप उससे विचार को निकालना पड़ता है आपको कि ये कौन सी विचार यहाँ पर हो सकता है। और विचार जो हो सकता है वो उसमें तो अपने जो आप हर एक की अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है, आपकी अपनी समझ है कि आप उससे कौन सा विचार ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई वो अपने बारे में बताता है कि मैंने कहा, अपने बारे में बताने लगा कि मेरा एक बेटा है 2 साल का, 3 लोगों का परिवार है, शाकाहारी हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, शाकाहारी हूँ। कुछ साल पहले तक रोज सुबह पूजा करता था, फिर सोचा हमें भी, ध्यान रखिए, हमें भी 5 नहीं तो 2 वक्त तो करनी ही चाहिए। क्या मतलब? 2 5 नहीं तो कितनी खूबसूरती से लेखक वो संदेश दे रहा है। 5 वक्त की पूजा कौन करता है? तो हमें भी लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें भी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमें भी 5 नहीं तो 2 वक्त तो पूजा करनी चाहिए, नंबर 1। फिर वो कहता है अब सुबह शाम का नियम बना लिया है, अब बाकी कई धार्मिक संस्था जुड़ा हुई। ये तो हुआ पहला संकेत जो राजनीतिक दृष्टि से जो वो रखता है। एक हालांकि ये ऐसा नहीं कि मूल वो है, लेकिन उसके साथ में वो अपने इस कहानी के साथ साथ टकरा रहा है। वो ये कहानी उस पर सटायर करते हुए आगे बढ़ रही है। और दूसरा जो है यहाँ पर मतलब कि ये डांसिंग बोलता है एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को। ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत वो क्या कह रहा है, एक धार्मिक प्रवृत्ति, और यही नरेटर होता है आज का राजनीतिक नरेटर भी यही है। एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को 4 पागल औरतें क्या समझेगी? नहीं जी, ये लोग इसी लायक हैं,
ये लोग इस लायक हैं ही नहीं कि आप इनके पड़ोस में रहें। इन्हें तो सबक तब मिले जब कोई पाकिस्तानी इनकी आकर बस जाए। नरेटर सी ठीक आज का यही है, जो उनके अनुष्ठान में भाग नहीं लेता है, उनका हेल्प नहीं करता है या इस तरह के दिखावा नहीं करता है, उनके लिए वो काम का ही नहीं है। आप बेकार हिंदू हो, देशद्रोही हिंदू है, जो भी हो, ये आज का नरेटर यही है, नरेटिव यही है। नैरेटिव यही है। और इसने, है ना, बिल्कुल सही कहा। और इन्होंने मतलब कि बहुत, इन्होंने इसको पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने अलग से थोपा है। सबसे बड़ी बात यही है कि लेखक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है उसमें, लेखक सहज रूप से बात कह रहा है, जो कहानी का हिस्सा बन गया है, और ये तुरंत उसकी खूबसूरती पता लगता है। यही आज के समय में यही हो रहा है। हाँ। हम भी अगर सरकार के साथ में तो हमें सीधे बोलते हैं तुम पाकिस्तानी हो, तुम देशद्रोही हो। हाँ। सीधे टैग जो जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल हाँ। यही बात लेकिन बता इसने रहा है। कहानी में कैसे उसको गुथ दिया है, बिल्कुल गुथ दिया है एकदम से, ये खूबसूरती है इसकी। मंदिर नहीं गए, व्रत नहीं रखा, हाँ, पूजा नहीं करी। आप भाग नहीं लेने गए, उतना निकलते हैं, हाँ। कावड़ियों की मदद नहीं की, अनुष्ठानों में आए नहीं, ये तो देख तब आप धार्मिक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति है। उन चीजों को आचरण में कौन देखने जाता है? राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दिया हाँ। आपने, मुसलमान हो गया। आप अगर सिंपल स्टेटमेंट में भी अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो भी देशद्रोही, ये हाँ। चीज़ है। वो भले पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं हो, वो चीज ये जो मेरे समझ में आया वही है। एक जो तुम्हारी बात थी ना कि मतलब औरतों को वो इस तरह से देख रहा है कि वो है या पागल है, उसने वो दिखाने की, नेगेटिविटी दिखाने की, वो एक लेखक के सामने ना बहुत सारे पात्र या कैनवस होता है। वो आप समझना आपको है कि आप कहाँ और कैसे समझ रहे हैं उस चीज को। मैंने उसका ये नजरिया मैंने ये नजरिया निकाला कि वो संवेदनशील है, तो वो उनको बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है लेखक। स्त्रियों को वो बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो हर तरह के लोगों की व्याख्या कर रहा है। इस तरह के लोग भी समाज में हो सकते हैं, मतलब एक हाड़ मांस और मज्जा से लोगों में कितनी भिन्नताएं हो सकती हैं, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं तो वो भी आता है बाद में, जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको तो ये भी समझ आता है कि 4 औरतें मिलकर के बिना पुरुष के भी अपने मूल्यों पर रह करके हाँ। कर सकते हैं। ये पॉइंट वो कर सकती है। बिल्कुल। पर जिसका बड़ा बुरा परिवार है वो पुरुष भी मेटलिज्म की वजह से, मेटलिस्टिक थॉट्स की वजह से या इस पूरी दूरी की वजह से जो है वो उसको नहीं चला पा रहा है। तो ये विचार ज्यादा प्रखर है किसी भी, मतलब वो ठीक है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू पर अपनी नहीं, वो एक पॉइंट है, लेकिन आपने जो कहा ये भी एक पॉइंट है ये भी बहुत कि वो अच्छा चारों औरतें मिलकर के इंडिपेंडेंटली वैल्यू की रक्षा कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एक पितृसत्तात्मक समाज में 4 औरतें, जो कि लगभग कोई ज्यादा उनके वो नहीं है, मतलब कि उनके पास, फिर भी उस मूल्यों की जो मानवीय मूल्य है, विशेष रूप से मानवीय मूल्यों के रक्षण के लिए खड़ी है, और हर उसके लिए जो भी त्याग करना पड़ता है, उसको स्वार्थ त्यागना पड़ता है, अपने सुख को, भौतिक सुखों को त्यागना पड़ता है, उसके लिए तैयार है वो। बिल्कुल, ये पॉइंट है इस इसमें। धारणा को भी हटाती है कि वो तो औरतें हैं, हाँ, है, ये थोड़ी कर सकती हैं। पटा लेंगे, दे देंगी, लेकिन नहीं, मतलब कई वो सारे दृढ़ विचार जो वो है उसको दृढ़ एक साथ इसके लिए। मजे की बात क्या है ना कि बहुत छोटी छोटी बातों में खत्म कर दिया गया है बहुत, वरना इस तरह की बातों को कहने के लिए 4-4 लाइनें चाहिए होती हैं, एक लेखक को वो नहीं चाहिए थी। उसने बड़ा वो 4 लाइनें पाठक को सोचवा रहा है, हाँ। लेकिन वो तो कहानी कह रहा है। यही तो कहानी खूबसूरती है कि वो तो कहानी कह रहा है और वो 4 लाइनें आपको सोचती है। मसला यही था, नई वाली हिंदी में अगर यही कहानी कहनी होती किसी के, तो 150 पेज का उपन्यास लिखता, हाँ, तब भी कहीं जाकर के खड़ा नहीं कर पाता मैं इस पूरी ये बात। जब आप ये बात कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये एक लाइन मैंने वो छोड़ दिया था, मैंने कहा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। इसी कहानी को यदि हमारे उदय प्रकाश लिखते तो न जाने कितनी बातें वो विचार की बातें करने लग जाते, जो पर विचार आज कर रहे हैं। इन्होंने केवल 2 लाइन का प्रयोग किया है। एक वहां किया जहां पर उन्होंने कहा कि भाई 5 भी मतलब कि 2 करते हैं, और एक यहाँ पाकिस्तानी। एक और कमाल की बात है, वो देखिए जब वो बाहर आता है तो टक से अपनी सिगरेट, हालांकि सिगरेट पीने को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर जिस तरह से उसने खुद को दिखाया कि मैं कितना धार्मिक और शाकाहारी हूँ, हाँ, उसके बाद आकर के वो अपने मुंह में सिगरेट जला रहा होता है, दान सिंह भी एक कश खींच रहा होता है उसके साथ में। बाहर आते ही जब वो गाड़ी के पास खड़े होते हैं, भीमताल के पास में कहीं लाइन आती है इस तरह की, तो मैं बता रहा हूँ कि मूल्यों को जो तय किया गया है ना, वो बहुत मानक उसके अलग डिसाइड हो गए हैं आजकल। हालांकि ऐसे मानक थे नहीं पहले, तो मानक तय करना भी वो कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए राकेश तिवारी के। आप अपने हिसाब से तय करो कि सिगरेट पीना धार्मिक प्रवृत्ति का हिस्सा है या नहीं है, और सुबह शाम पूजा पाठ करना धार्मिक प्रवृत्ति का हिस्सा है, या शाकाहारी होना ही धार्मिक प्रवृत्ति का हिस्सा है क्या सिर्फ? तो फिर मैं मानता हूँ कि फिर तो जो राजपूत वंश रहा है, जिन्होंने धर्म रक्षा की है, उन्होंने तो क्षत्रिय होने के नाते खूब सारा मतलब वो
मतलब शराबों का सेवन किया है या फिर मांसाहार का सेवन किया है, तामसिक भोजन किया है उन्होंने, तो क्या वो धार्मिक नहीं रहे हैं क्या अपने समय में? संतुष्टि है ना, मंगलवार को नहीं पीता होगा। मैं सिर्फ अब तो उस कहानी के बाहर आ गए, मैं तो एक जनरल डिस्कशन पे खड़ा हो रहा हूँ कि हाँ, हमें जर्नलिस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक होने के साथ साथ शाकाहारी होने का कितना संबंध है। राम खुद, जब हम बात कर रहे हैं राम, तो राम स्वयं क्षत्रिय थे, तो अब उसके आगे तो हम कहाँ पे खड़े होंगे जाकर के? यदुवंशियों में जब शराब का सेवन करके कृष्ण के बच्चों ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया सारा का सारा, तब क्या वो धार्मिक नहीं रहे होंगे क्या? या तो इसको भोजन के साथ, ये बड़ी समस्या है। यूँ तो ब्राह्मण वंश जो है पूरा का पूरा जब साउथ में रहता है तो समुद्र के किनारे मछली का सेवन करता है, ठीक है, या बिरयानी जो कि आप, या कौन क्या है वो कश्मीर का, हाँ कश्मीरी पुलाव या जो कश्मीरी कहवा है, जो उस तरह की चीजें उसमें, या हलीम जब खाया जाता है कश्मीर में, तो वो पंडितों से बेहतर कोई स्त्रियां बना नहीं सकती है। वहाँ के भोजन को पंडितों की स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं बना पाएगी। वो सर्वाइवल के लिए कहते हैं कि वहाँ की सर्वाइव। मैं कह रहा हूँ कि हम भाई के अलावा इतनी सारी इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो छुपा दिया जाता है किसी भी कहानी में, कि वो किस ज्योग्राफिकल पार्ट पर खड़ी है कहानी, किस क्षेत्र की कहानी है एक, और दूसरा क्षेत्र की इकोनॉमी क्या है दो। वहां पर उसके साथ साथ धर्म अपने आप पैदा होंगे और खत्म होते जाएंगे। महाराष्ट्र में एक गौरी देवी मंदिर है, वहाँ मछली जड़ा। इस कहानी में 2-3 लाइनें और भी बड़ी खूबसूरत थी। मैं सोचा कि दूसरे दौर में सुनाऊंगा, क्योंकि बात चल रही है तो बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसा मेरा अनुमान, उसने ये ग्रीन वो वर्णन कर रहा है प्रकृति के चित्रण करते हुए, उसमें ऐसा मेरा अनुमान था। इस बारे में मेढक मुखी, वो उसको मेढक मुखी बताता है, से बात की तो सफाई देने लगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2-3 लाइनें बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ से भी आप सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं और आप एक तसल्ली हो जाता है कि मैंने अपने दिमाग में कहानी के बारे में क्या बनाया है उसको। तो सफाई देने लगा, सुनिएगा, जो पेड़ घर के पास होते हैं, जो पेड़ घर के पास होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। पेड़ भी मनुष्यों की बातचीत सुनते हैं, संगीत सुनाते हैं, इसी का असर पड़ता है। मैंने आश्चर्य जताया, यहाँ के पेड़ों को इन बुतों की बातचीत और संगीत सुनने को मिलता होगा। बहुत खूबसूरत है 4 लाइनें, मतलब कि छोटी सी चीज में बिल्कुल बातें चल रही है और लेकिन क्या खूबसूरती से बात कह दी है, मतलब जो उसको कहना है। अब उसका अर्थ आप लगाइए कि उसको क्या कहना चाहता है। तो इसका अर्थ भी जैसे वो पश्चिम की एक बात जो आई, जैसे मैंने जो दान सिंह का किरदार जो सोचा ना, अभी तो बिल्कुल ही अलग छवि में सोचा। दान सिंह एक अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति है जो दिल्ली से यहाँ आया। हाँ, तो पहाड़ों वो पेशेवर दलाल नहीं है। ये कहानी उत्तराखंड, केरल और बंगाल में सेट हो सकती है, जहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, महिलाओं हर जगह आपको नजर आएगी और अच्छी खासी घूमते में और पर्दे में नजर नहीं आएगी। 3 जगह ये कहानी सेट हो सकती है, उसमें उत्तराखंड में सेट की। आप जाएंगे तो नजर आ जाएगा कि भाई महिलाओं की हर जगह सहभागिता नजर आएगी और एक तरह से खुलापन है कि जहाँ महिलाएं आपको आसानी से नजर आएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में उसका उल्टा हो जाता है मामला। तो पहाड़ों की रीढ़ महिला को कहा जाता है। तो दान सिंह जैसे व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है जो दिल्ली से आया है और यहाँ पर अपनी बोटी फिट करना चाहता है कि मैं वैसी भव्य रामलीला करवाना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं किया आज तक। तो इसका आप फिर एक नए डायमेंशन खोलते हैं कि वो क्यों करवाना चाहता है। आगे की वो अपने आप को यहाँ की दुनिया में स्थापित करना चाहता है, पुरुषों की दुनिया में। वहाँ से कई सारे डायमेंशन खुलेंगे, कई सारी संभावनाएं पैदा होगी कि वो एक ऐसा रसूख वाला व्यक्ति बन जाए जो चुनाव में भी खड़ा हो सकता है और भी कहीं जा सकता है, क्योंकि वो सीधे सीधे अपने आप को ना दलाल स्वीकार रहा है, ना दिल्ली का स्वीकार रहा है, ना पहाड़ों का स्वीकार रहा है। वो अपॉर्चुनिस्ट है खालिस। तो जो लोग ये जो विकास अनर्गल करते हैं उसका एक प्रतिनिधित्व स्केच खींचा है लेखक इसके माध्यम से। जो एक अनर्गल विकास होता है, एक तो जरूरत का विकास होता है जो भूस्खलन और हम सब रोज देख रहे हैं, हम सब उसकी पीड़ा उसको भी देख रहे हैं। और वहीं कहानी का अंत जो है वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एंगल से हो रहा है। तो वहां जाके हम सबको पटक देता है कि एक रूहानी रूह, जैसे सफेद रूह, पाक पवित्र रूह, जिस तरह से ये एक फ्लोरा फोइना होती है हमारी एक रोमन देवी, वो भी उसको एक पाक रूह की तरह माना जाता है। वो भी बहुत वाइट होती है, तो उसकी तरह वो उनकी रूह सफेदी की चमक मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और पिता मेरे और नजदीक आते जा रहे हैं। तो कहानी को बिल्कुल ही अलग दिशा में ले गया अंत में। तो कई हिस्सों में कहानियों को तोड़ करके हाँ, मतलब एक रोमन देव
देवी के समान फ्लोरा फाइना जो होती है, उस तरह से एक पाक रूह, पाकीज़ी है इसके अंदर। ये पवित्र है, ये सारी महिलाएं इतनी पवित्र हैं कि वो जितने सारे जो उनके ऊपर जो बातें कही गई है या अलग अलग उदाहरण दिए गए, वो सारे धराशायी हो जाते हैं, वो सब गिरा देता है, लेखक खुद ही गिरा देता है कि इतनी प्योर है कि मतलब सफेदी है लेकिन खून भी नहीं होगा, लेकिन इतनी पवित्र है। एक जगह कहाँ लिखा हुआ है पहाड़ और समतल जमीन की, पहाड़ और जमीन की कुछ एक रोहित साहब बात कर रहे थे वो गालिब के शेर का, वो मैं जो उस शेर को जो मैंने समझा है, उन्होंने एक दोहरे अर्थ में प्रयोग किया है। बुत परस्ती बुद्ध की पूजा भी है ना, बुद्ध मूर्ति पूजा भी है। और वो कह रहा है कि जो आप मतलब कि स्त्री के प्रति जो मतलब कि उसकी सम्मान करते हैं या उससे आकर्षित होते हैं या उससे प्रेम करते हैं, वो भी बुद्ध परस्ती है एक तरह से। दोनों को उन्होंने पैरेलल खड़ा किया है। तो यहाँ पर यह बुद्ध कह ना कि बुद्ध परस्ती, तो हमारी जिंदगी तो बुद्ध परस्ती में निकल गई। अब यहाँ दोनों अर्थ है, मूर्ति पूजा भी है और इधर जो वो प्रेम के स्त्री से प्रेम करने की, हाँ दोनों, हाँ शायर कह रहा है। और खैर तो हम खाक मुसलमान होंगे वो जो गालिब जब कहे तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो रोमांटिक है। हाँ, ये भी हाँ। नहीं है, ऐसा तो नहीं। मतलब गालिब के कहे से गालिब यही कह रहा था कि वो ये भी बुद्ध परस्ती तो है, केवल बुद्ध परस्ती वही नहीं जो पूजा कर रहे हैं आप। हम जो साक्षात स्त्रियों की पूजा कर रहे हैं वो भी बुद्ध परस्ती है, सम्मान कर रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं वो भी बुद्ध परस्ती। गालिब के साथ वैरेगेंस को हमेशा ला सकते हैं, पर प्रेम साथ आए गालिब के कड़ी आप से बुद्ध परस्ती का मतलब है सौंदर्य। हाँ, अगर सही बिल्कुल डिक्शनरी के मानी से जाया जाए तो यही निकलेगा। फिर उसको फिर क्या है कि वो आगे संदर्भ ढूंढ लिए जाते हैं और उसको यूज कर लिया नहीं, पर जब तक आप दोनों अर्थ नहीं रखेंगे तब तक शेर की खूबसूरती नहीं बनती तो हो ही गई। हाँ, उसकी शेर की खूबसूरती नहीं बनती नहीं, वो दोनों ही अर्थ चाहिए ही। वो सिर्फ खाली मूर्ति पूजा को लेकर गालिब को कोई खास मतलब नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, केवल मूर्ति पूजा नहीं है, वो स्त्री गालिब का मतलब सम्मान भी है, दोनों चीजें। नहीं, सम्मान में नहीं मानता प्रेम। हाँ, गालिब की नजर का प्रेम है, वो कैसा हो सकता है वो गालिब जाने। तो सम्मान तो गालिब के उस पूरे शेर में नहीं, हाँ नहीं प्रेम में सम्मान निहित है, मैंने कहा। लेकिन आपकी बात से सहमत हूँ मैं, 100% सहमत हूँ। प्रेम और एक तरफ वो बुद्ध पूजा, दोनों चीजें इसमें। मैं ये अर्थ भी निहित है कि उर्दू शायर अगर किसी खूबसूरत महिला को बुद्ध कह रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो संवेदनहीन है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रही। और मेरे ख्याल से यहाँ जो कथावाचक ने बुद्ध शब्द का प्रयोग किया उसी अर्थ में किया है कि ये स्त्रियां संवेदनहीन है, कि उतनी बुद्ध की तरह है, मूर्तियों की तरह है। और एक शब्द का प्रयोग और किया है इन्होंने, नीरस भी है। अब ये देखना पड़ेगा कि नीरस कौन है और मतलब कि संवेदनहीन कौन है। चिट्ठी के साथ पत्रकारिता की है लेकिन पैदाइश नहीं की नैनीताल या भीमताल। बस वही बताना चाह रहा था। एक जगह कहीं ना कहीं ना एक जगह कहानी में जब आई ना बात, तो मुझे उसका बायसनेस नजर आया था। एक ही जगह बहुत हल्के से शब्दों में था वो कि पहाड़ और पहाड़ के नीचे की एक जमीन, जो दिल्ली की जो समतल जमीन और पहाड़ों की जो ऊपर खाबड़ थॉट्स है ना, उसको कहीं ना कहीं वो डिस्क्राइब करते हुए चला पड़ा। हल्के से बायस हो गया वो अपनी जमीन को लेकर के। वो क्यों कि बस वही जानना चाहता है क्या वो पहाड़ों से कहीं बिलोंग करता है क्या आदमी, क्योंकि एक जगह बू आती है उसमें से कहानी में से कहीं ना कहीं पहाड़ों के फेवर की। इसमें एक आपने वो कहा ना भी शब्द कहा, मेरे हिसाब से वो उसकी हिंदू मुस्लिम प्रेजुडिस है। हाँ वही कोई भी वही है। वो मैं तो ये बता रहा हूँ कि कितनी भी अच्छी कहानी के बाद में भी आप है ना उस लेखक का एक बायसनेस पकड़ा जा सकता है कि वो किस ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि वो उसका पूर्वाग्रह है। अब लेखक का पूर्वाग्रह है या उस पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है, दोनों चीजें हैं। मेरे ख्याल से उजागर कर रहा है, पूर्वाग्रह उसका नहीं है। जरूरी थोड़ी है उसका। हाँ, वो तो उस पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। चीज लिख रही हूँ तो पात्र का जिसको उजागर कर रहा है ये बात। पात्र का तो वो बिल्कुल पात्र को तो नंगा खड़ा कर दिया उसने लाकर के कावड़ यात्रा। उसके बाद में वो भी की आवश्यकता के बिना भी ये माना जा सकता है कि वो मतलब वो ऐसा क्यों कह रहा होगा। तो उसने तो बिल्कुल एक लाइन माना कि ये सब करने से हम धार्मिक व्यक्ति बनते हैं, यही बताया कि और मतलब कि ऐसा करना धार्मिक अगर देखा जाए तो उसपे टोट है ये। हाँ बिल्कुल,
अहिंसा को हम जो परम आज धर्म मानते हैं। पोलराइजेशन किया जा रहा है। आज जब किसी स्त्री के ऊपर कोई बल का प्रयोग कर रहा होगा तो वो क्या हाथ से काटेगी नहीं उसको, अगर उसके हाथ में तलवार होगी तो फिर क्या अच्छा, होगा? इतना ही नहीं, आप देखिए, हालांकि ये तो कई चीजों वो आखिरी में, अच्छा ये उसकी जो बेचने वाले परिवार की बात मैंने एक साथ तो कह दी, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में आता है। कहानी में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कही गई है। बूढ़ी के माँ के जो बेटा चला गया था उसको अलग टुकड़ों में कहा गया जहाँ बना, वही तो अलग अलग कहानियां अलग अलग और टुकड़ों। अब यहाँ पर एक लाइन देखिएगा, यहाँ पर जो मैं वापस कहता हूँ, वो तो पूजा पाठ दोनों टाइम कर, 5 टाइम करना चाहता है, 2 टाइम ही करता है, और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेता है। अब यहाँ पर इनके बारे में बता रहा है, देखिएगा कि मैं वो दान सिंह बता रहा है, दान सिंह ने एक बार फिर उन्हें पागल करार दिया ताकि मुझे भरोसा हो सके कि बात सिर्फ इतनी सी है। कहने लगा, तभी तो पढ़े लिखे, अब सुनिएगा, पढ़े लिखे होकर भी ऐसी हालत में है, बड़ी तो नौकरी छोड़ आई, छोटी वाली ने एमएससी करने के बाद बीएड कर रखा है, और यही एक प्राइवेट स्कूल में 4-5 हजार की रुपए की मास्टर भी है। शादी की चिंता न माँ को है और न बेटियों को। आप समझ सकते हैं पागल नहीं तो क्या है। तो कथावाचक पूछता है, ये लोग नास्तिक हैं क्या? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन छोटी बेटी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती है। ये जो बात अपनी चल रही है ना, तो मुझे भी अगर वो कहानी में वो पैराग्राफ हटा भी देना तो कहानी की इंटेंसिटी से ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि जो आपने शुरू में ईरानियन सिनेमा की बात की, ईरानियन सिनेमा कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता, वो यूनिवर्सल इमोशन को हाईलाइट करता है, और वो होता है, अपने आप हो जाता है, वो भीतरी अर्थों में होता है, लेकिन वो यूनिवर्सल जो इमोशन है ना, जो ईरान, जापान, चाइना, भारत में एक समान है, मानवीय रिश्ते, वो उसी को हाईलाइट करते हैं। मैं तो कमर्शियल फ्रेम्स के बिना बजाय जब आप देखिए सिनेमा की जब बात करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारी चीजें तो चित्रित की जाती है, वहाँ तो दिखाई दी जाती है। ये लेखक लिख रहा है, कहानी के माध्यम से अपनी बात कर रहा है। मैं वही बता रहा, इसलिए मैंने ईरानियन और कोरियन सिनेमा का, वहाँ पर क्या होता है कि 8-8 मिनट तक एक फ्रेम अटका रहता है। हाँ, तो वो तो दिखा सकता है। यहाँ तो कहना, यहाँ तो शब्दों में कहना है। भारतीय सिनेमा जब हम कहते हैं ना, तो भारतीय सिनेमा बहुत पहले से ही कमर्शियलाइजेशन की बात है। अगर इस पैराग्राफ को हटा दें तो कहानी की संवेदना पे मूल मेरे हिसाब से नहीं आएगा, इंटेंसिटी बड़ी सही रह जाएगी। हाँ, जो मूल जो बात अंत में जो तो बड़ा तरफ ले गया है, से वो कह गया की बात, अगर राजनीति से अगर वो जरा सा फंसने की कोशिश करता तो कहानी मार देता, तो ठीक है, ये बड़ा मतलब अच्छे से लिख के निकल गया वो आदमी, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं। आप देखें ना, कोई पिरामिड ही उसने स्थापित करा है कि हर इंसान पहले भौतिकता पे रहता है, उसके बाद वो राजनीतिक में जाता है, और आखिर में आध्यात्मिकता की तरफ ही उसका रुझान होता है। तो वही उसने वो पिरामिड को ही स्थापित करा धीरे धीरे करते हुए कि एट दी एपिटोम तो अध्यात्म ही रहेगा। तो जैसे अनिमेश जी कह रहे हैं कि आखिर में अध्यात्म को ही फोकस करा है, तो वही इंसान का भी वही आध्यात्म ग्रोथ रहता है, फोकस करना, या फिर मतलब उसकी तरफ वो आकर्षित होना शुरू हो गया है, या मतलब उस तक कुछ पहुंच रहा है, उसके अंदर कुछ फिल्टर हो रहा है, कुछ निकल रहा है, उसके अंदर वो हिट करा है कि ये इन पे डेस्टिनेशन ऑफ थॉट्स जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, से रंग पे नहीं रंग रही है। पर क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पर खत्म हो जाती है ना कहानी, वहां से भी कहानी शुरू होती है बेसिकली। क्योंकि हमारे साथ कोविड के टाइम में कई लोगों ने क्या सोचा होगा कि इसके बाद चीजों को बिल्कुल अच्छे तरह से देखा जाएगा, हम मतलब एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करेंगे, हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे। पर आप देखो क्या हो रहा है इसी टाइम बाद में। तो ये बेसिकली भौतिक बात जो अंदर घुसा हुआ है ना, उसको कितनी भी सफेदी अंदर चली जाए, रोशनी लाइट चली जाए, एनलाइटमेंट हो सकता है वो, मतलब उसका वो कितना हद तक उस पर असर डाल सकती है, उस पर ज्यादा अभी सोचना पड़ेगा। अब तो ज्यादा हो गई आज के परिप्रेक्ष्य में, ज्यादा लग रही है। तो नहीं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा बेहतर कह सकते हैं कि उसको अब वैसा हो रहा है कि हो सकता है मैंने मेरे पिता के साथ नहीं किया। पापा को मतलब प्रॉपर यूज किया है, और ये तो मतलब वो, और वहां से कितनी सही बात बन जाती है। तो आया ना कि धुंध छट रही है, जो खराब जो सामंजस्य स्थापित करते हैं या जो मतलब प्रेम करते हैं, वो बेसिकली तो आज के समाज में पागल घोषित हो चुके हैं। और उसने तो कितना अच्छा काम किया, अपने बाप को बेवकूफ बनाया और उससे पैसे ले लिए, बेवकूफ बनाया, अथॉरिटी की तरह काम में लिया वो, मतलब तो उसको वहां से कितना अच्छे से निकाल के लाया कि भाई ये 4 औरतें जो है ये तो आपस में प्रेम कर रही हैं, तो पागल खाने में नहीं भेजा है, ये तो पागल ही है। मैं अथॉरिटी था, मैंने मेरे बाप को बोला कि आधा घर बेचना पड़ेगा, मैंने मेरे बाप की बात को समझा, मेरी वो है ये फलाना ढिमका। अब कहीं जाकर के बिस्तर में पड़े उसको रियलाइज भी हो रहा है, लास्ट में जाते जाते वो सेल्फ रियलाइजेशन का एक छोटा सा थॉट होकर खत्म हो सकता है वो कभी भी। उसको बहुत बड़ा विचार नहीं मानता मैं, तो पहले क्या जाना चाहिए था फिर मसाने वगैरह आगे उठ गया बात डर देख गई। वो तो कहानी है, लेखक ने बहुत सारे पॉइंट या बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने रखते हैं,
रियलाइजेशन, शीशा दिखाना वो भी रख दिया है, किस तरह से हो रहे हैं वो भी दिखाया है, धार्मिक भी दिखाया है कि जो सिगरेट भी पीते हैं और धार्मिक होने का ड्रामा भी करते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करती हैं तो उनको ये दिखाया गया ये लोग नास्तिक हैं। तो सारी चीजें लेकर के मेरे दिखा लिए तो दी हैं। मजेदार सिर्फ ये था कि कहानी 16 पेज में लिख दी गई है। अब अगर ये अगर मुझे 50 पेज में पढ़नी पड़ती ना तो मैं सवाल नहीं उठाता कि इतनी लंबी क्यों कही गई है कहानी। मतलब कमाल ये है कि इसे 16 पेज में क्या खत्म कर निकालते हो वो आपके ऊपर है। हाँ मतलब इतने कम मामलों में इसने सब कुछ कह दिया वही तो और कलात्मकता लगभग होती सभी है। लोग एक जगह खड़े हो गए। कलात्मकता तभी है जबकि आपने चीजों को मतलब कि भली एक सिंबॉलिक रूप में चीजों को आप कह रहे हैं और वो आप मतलब हम सब कितना अर्थ ले रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। और कहीं भी कहानी में हस्तक्षेप आखिरी लाइनों में भली वो कह दिया कि बीमार और उदास पिता का चेहरा उसके सपने में आता है, ये आखिरी लाइन है उसकी, ये आती है, लेकिन कहीं भी उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है। कहानी जिस गति से चली जा रही है वो गति चली जा रही है और उसी में बीच बीच में जो राजनीतिक आयाम जोड़ा है या कहानी को ट्विस्ट किया उसने बीच बीच में किया है, फिर भी कहानी के जो प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहानी का हिस्सा ही लग रहा है वो चीजें आसानी वे में कही जा रही है। वो तो जो आप हाँ अब विकास जी की आप ये कहानी तो अभी वापस पूरी पढ़ी मैंने इसको। हाँ बिल्कुल। इस कहानी को एक्चुअली में जितने भी मैं समझ पाया हूँ, काफी बातें आपने कर ली होगी। अभी हाल में मैंने एक उपन्यास पढ़ा था अल्बर्ट कामू का द स्ट्रेंजर। वो मतलब इसको जो पढ़ते हुए जो मुझे फीलिंग आ रही थी ना, शुरुआत के मतलब वो लेखक जैसे वो चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यानी इसकी एक तो कमाल की बात इस लेखक की ये थी कि वो चीजों को इतना मतलब बारीक से बारीक चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे उन महिलाओं के चरित्र को लेकर हो, चाहे प्रकृति को लेकर हो। भले ही उसके कुछ शब्द हमें ऐसे लगते हो कि संवेदनहीन है, जैसे भूत शब्द का प्रयोग करना या सफेद दीवार शब्द का प्रयोग करना। तो मेरे को बार बार मतलब अल्बर्ट कामू वाला वाक्य याद आ रहा था, जिसमें अल्बर्ट कामू क्या है कि ना वो लेखक जो बताता है कि उनकी माँ जो होती है वो एक्चुअल में वो भी कंडीशन कुछ कुछ वैसी लगी। उसमें क्या है, वो पेरिस में रहता है जो लेखक है, और वो पेरिस में काम के सिलसिले में रहता है। उसकी माँ जो होती है वो देखभाल नहीं कर पाता और वो किसी अनाथ जो मतलब ये एक ओल्ड एज होम होते हैं ना, वहाँ वो रहती है। अब वहां से उसके बाद फोन आता है कि आपकी माँ की डेथ हो गई। अब वहाँ पहुंचता है और जब वो पहुंचता है तो वो सारा जो उस समय जो दिख रहा है उसको उसका वर्णन करता है, मतलब वो जो बता रहा है कि क्या स्थिति हुई, कैसे उसका अंतिम संस्कार वो सब। अब उसके सामने उसकी माँ की लाश पड़ी है और वो बैठे बैठे क्या करे, तो वो काफी देर से सोचता है। फिर वो कहता है कि मैं तभी मेरे को मन हुआ कि सिगरेट पी लूं, तो उसने वो सिगरेट पी ली और बड़ा वो दृश्य को देख रहा है। ये सारी चीजें होती है। अब वो तो घटना का एक पक्ष है, वो चीजों को कैसे देख रहा है। अब लेकिन मजेदार बात ये होती है कि उसके बाद उसकी जो परीक्षा होती है नैतिकता की, और उसको एक किसी वाक्य में वो जेल में मतलब उसको भेज दिया जाता है। वो किसी उसके दोस्त का कोई होता है, दुश्मन होता है, उसको कोई मार देता है, ऐसे कोई घटना होती है। और मजे की बात ये होती है कि उसका जब अभ्युदय पक्ष चल रहा होता है तो उसकी सारी बातें उधेड़ी जाती है कि ये व्यक्ति तो संवेदनहीन व्यक्ति है। क्यों है संवेदनहीन व्यक्ति? कि देखो इसकी माँ वहाँ रहती थी, ये पेरिस में रहता था और इसने अपनी माँ को कभी संभाला नहीं। और जब वहाँ गया तब उसके जो गवाह टटोले जाते हैं कि देखो इसने इसकी माँ के सामने भी रोया भी नहीं है ढंग से, और ये सिगरेट पी रहा था वहाँ पे, इसका चेहरा ऐसा था, ये बिल्कुल ये तो है ही मतलब मनुष्य जन्म से ऐसा ही है ये व्यक्ति, और ये सिद्ध होता है कि अपराधी। इस वाले परिप्रेक्ष्य में कई बार ऐसा लग सकता है कि हम लेखक को थोड़ा सा कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जिस परिवेश का व्यक्ति है उस परिवेश को देखो तो इसका पिता भी वैसी प्रवृत्ति का है। इसका पिता देखो, इसके पिता जो है, पिता और माँ ये साथ में नहीं रहते। इसकी माँ इनके साथ रहती है, कभी इसकी बहनों के साथ रहती है, और पिता अलग रहते हैं। ठीक है, यानी हमें एक इसके परवरिश जो शुरू जिस परिवेश से आ रहा है उस परिवेश को भी समझना होगा कि उसका पिता भी कोई ऐसा नहीं है कि वो संयुक्त परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ रह रहा हो। अगर ऐसा होता तो वो भी अपनी पत्नी को बेटियों के भरोसे या कभी अलग नहीं रहता। तो आप देखोगे तो, और दूसरी बात है कि जो ये जिस चीज को बता रहा है कि वो वाक्य वाकई यथार्थ भी है। भले ही हम उस परिवेश या परिस्थिति, मैं मानता हूँ कि दोषी परिस्थिति हो सकती, व्यक्ति दोषी नहीं है। वो कह रहा है कि बड़े शहरों में संयुक्त परिवार का पलना बड़ा मुश्किल होता है। अब बड़े शहरों की बात छोड़ो, छोटे शहरों में मुश्किल होता है। छोटे शहरों में भी लोग आपस में नहीं रह रहे। गाँवों में ऐसी स्थिति आ गई है कि धीरे धीरे अलगाव की प्रवृत्तियां होने लग जाती है। बच्चे की शादी होती है, उसके बाद वो भी अपेक्षा करता है कि मैं भी मेरे पिता की संपत्ति में से कुछ मुझे भी जमीन मिल जाए। और लास्ट में इसने जो किया
ये एक ही बात कहता है कि मेरे पिता को मैंने ये कहा कि आप अपनी जमीन जो है वो जो मकान है वो बेच दीजिए और उसके बदले आप आधा जो आधी राशि होगी उससे हम लोग अपना मकान ले लेंगे। तो उन्होंने अपना मकान ले लिया। फिर बची हुई राशि वो व्यक्ति किसी पहाड़ों में या एक ऐसी जगह रहना चाहता है, उसको लगता है कि मेरा बुढ़ापा भी ठीक निकल जाए। मुझे लगता है कि वो अपने पिता के रास्ते पे ही चलना चाहता है। उसका पिता भी एक अलग कॉर्नर ढूंढ चुका था और वो भी अपना एक अलग कॉर्नर ढूंढ रहा है। यानी पलायनवाद, भौतिकवाद, जो भी कहे हम उसको शब्दों में देख सकते हैं सारी चीज। एक और चीज हुई इसमें, फिर हम लोग फिर उन लड़कियों का कैरेक्टर देखते हैं। वो लड़कियों की जो कंडीशन है उसको भी देखो आप। हमें ऐसा उसको जैसे वो बुद्ध जैसी है, धार्मिक नहीं, मतलब वो उनके जीवन में कोई जीवनता नहीं है। ये सारी बातें क्या 2 साल पहले थी ये हमें नहीं पता। हमें जो बताया जा रहा है वो कंडीशन उसकी 2 साल में पैदा हुई, ऐसा भी हो सकता है। उन लड़कियों ने अपने पिता को खोया है और उनकी जो माँ है, मतलब वो दादी है, उसने अपने पुत्र को खोया और एक वास्तव में वो त्रासदी से गुजर रहे हैं पूरी फैमिली। उस त्रासदी में गुजरती फैमिली के बारे में आप कितनी भी कल्पना कर लो, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो किस परिवेश की है, या वो लड़की जो बाहर रहती थी तो वो आई अपने दादी के लिए आई, यानी वो ये एक अलग पहलू हो सकता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ जो एक और पहलू आया था कि जो मेरे को भी आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इसमें मना करने की क्या बात है, उन लड़कियों ने क्यों मना किया। तो आप ध्यान से देखोगे तो उसकी, अगर आप माँ ने इसका विरोध नहीं किया, मतलब माँ ये कह रही है कि माँ, अगर आप देखोगे उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें लगेगा कि माँ एग्री हो जाती कि चलो कोई नहीं, भेज दो करने। इसमें एक सबसे छोटी जो बेटी है ना, या एक बेटी का इसमें आया, उसने उसका विरोध किया और उसने किस एंगल से विरोध किया वो समझने की जरूरत है। वो ये समझने की जरूरत है कि जब आगे वाले व्यक्ति की बात हो रही है तो जब वो अपनी माँ का जिक्र कर रहा है, अपनी बहनों का जिक्र कर रहा है, अपने पिता का जिक्र करता है, तो पिता शब्द उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक हिट करता है उनको। और जब उन्होंने बोला कि मेरे पिता अलग रहते हैं और मैं, मतलब ये वाली सारी कहानी बताई उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मना करने के पीछे जो बड़ा कारण था वो उस लड़की, स्पेशली उस बेटी के लिए वो पिता शब्द था। अगर यही बात अगर माँ के लिए होती, मान लीजिए इसके पिता शब्द हटा देते, ये पिता का वाक्य नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सौदेबाजी में कोई दिक्कत आती, क्योंकि माँ भी तो उनकी तीनों अलग अलग बेटियों के साथ भी रह रही है और खुद के साथ भी रह रही है। अगर आप एक बात और ध्यान देखोगे, वो पूरी तरह से अलग है परिवार से, ऐसा भी नहीं है। वो कह रहा है कि माँ कभी कभी मेरे साथ रहती है, कभी बेटी के पास चली जाती है, कभी और पिता के बारे में वो अलग कहता है। ये हो सकता है कि उसके पिता का जो कैरेक्टर है वो हमें ज्यादा उसमें बताया नहीं गया, वो एक अलग एकाकी प्रकृति का हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी में ये भौतिकवादी वर्सेस आध्यात्मिकवादी, पाश्चात्य वर्सेस भारतीयता की जो बहस है वो मुझे इतनी उभरी हुई नजर नहीं आई। ये हम लोग अपने एजम्पशन करते हैं, मतलब हम लोग इसको देख कैसे कह सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार का मसला है, एकल परिवार का मसला है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन यही है कि इसमें ये कहानी बड़ी खूबसूरत ढंग से कही गई और ये बताया गया कि एक परिवार रह रहा है वहाँ पे, ये व्यक्ति शहर से आता है, उसका नजरिया क्या होता है चीजों को देखने का, और वो महिलाएं क्या इन चीजों के बारे में बात करती। जो ये बीच वाला कैरेक्टर आया था, दलाल वाला कैरेक्टर, ये जो भी पॉलिटिकल बातें जो साहब भी कर रहे हैं या हम लोग सब बात कर रहे हैं, वो सारी बातें उस तीसरे व्यक्ति के द्वारा आती है जो एक दलाल है, जो ये, और उसका भी इंटरेस्ट, धार्मिक मुद्दा भी आया तो देखना आप ध्यान से कि उसमें जब वो ये कहता है कि मैं 5 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो हमें पढ़ना ही चाहिए, मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें लड़कियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उसमें वो जो दलाल है, वो धान सिंह, जो वो रुचि दिखा रहा है। और वो रुचि यहाँ भी नहीं दिखाता, वो जब बाहर जब सौदा कैंसिल हो जाता है तो गाड़ी में भी दिखाता है। वो ये इसलिए दिखाना चाहता है कि वो एक प्रकार से ये कहता है व्यावसायिक तो शब्द यूज करता है, व्यावसायिक चापलूसी, सब धंधे की चापलूसी, तो वो समझ लेता है लेखक कि एक धंधे की चापलूसी कर रहा है। वो कह रहा है अरे आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, आपको तो और अच्छी जगह मिल जाएगी, वो क्या जाने, वो तो मतलब वो है नहीं। और वो इस पे यहाँ भी एक बात और समझने की, उसने केवल छोटी बेटी के लिए कहा है कि वो पूजा पाठ नहीं करती है, हो सकता है उसकी माँ करती हो सकता है दादी करती हो, वो करती रही होगी किसी समय में, बड़ी बहनें भी करती रही होगी, तो हम एग्जैक्टली एकदम ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो एक अधार्मिक प्रकृति का परिवार है। ये उसने इसलिए कहा होगा दलाल ने, क्योंकि वो चाहता है कि ये जो ग्राहक है ये मेरे से थोड़ा अटैच रहे और मैं इसको इसकी तारीफ करूं, ताकि अगर मैं कहूं कि अरे इनको तो जब पता चलेगा जब पाकिस्तानी कोई आएगा, ये बात आज के परिवेश के हिसाब से उसमें सही बैठती है। और वो ये केवल चाहता है कि ये मेरा ग्राहक टूटे नहीं, मैं तुम्हें अगली कल कोई और दिखा दूंगा तुम्हें और फिर तुम्हें अच्छी चीज मिल जाएगी। तो लगभग, और कहानी का जो अंत हुआ है उसमें देखो आ गया, उसमें ये कहा गया है कि पिता की, हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा संवेदना बड़ी गहरी रूप से आती है जब वो कहता है कि चारों जनानियां जो है भले ही निरस थी, जैसे आपने
एक फिल्म मैंने देखी थी द ट्विन हॉर्स। वो फिल्म क्या थी, बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़े दार्शनिक है, उनकी एक फिलोसॉफी पर वो फिल्म चलती है। वो बड़ी नीरस ढंग से चलती है, नीरस ऐसी चलती है कि आपको उसमें कोई कहानी नजर नहीं आएगी। जैसे इन चारों लड़कियों के जीवन की कोई कहानी नहीं है, उसमें कोई उत्साह नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अस्तित्ववादी दर्शन भी कहता है, कई बार आप जो चीजें बड़ी नीरस ढंग से चल रही है वो आपकी गहराई कब बैठ जाती है आपको पता नहीं चलता। तो वो चारों लड़कियां भले ही वो नीरस दिखाई जा रही है पूरी कहानी में, भले ही वो है ना एकदम निर्जीव सी दिखाई जा रही है, लेकिन वो इतनी जीवंत है कि जब व्यक्ति घर जाता है वो, और जब वो सोता है तो वो कहता है कि वो मानो मेरे भीतर बैठ गई है और सपने में मुझे मेरे पिता दिखने लगे। यानी वो लड़कियों के पिता के बहाने अपने पिता को भी याद कर रहा है, और वो याद ही नहीं कर रहा है, वो ये उनके अचानक से उसको अपने बीमार पिता का ख्याल आता है। पिता का ही ख्याल नहीं आता, बीमार पिता का। यानी गाहे बगाए वो अपने पिता के पास जाता है और वो ये भी जानता है कि पिता बीमारी की कंडीशन में, बीमारी की स्थिति में, और अचानक से उसकी संवेदनाएं उमड़ पड़ती। तो अगर आप इस कहानी को देखोगे तो निश्चित रूप से ये वर्तमान परिवेश में संवेदनात्मक कहानी भी है, और लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये खूबसूरती, इसका कथानक जो है, जो कहानी को कहने का तरीका है वो गजब का है। मतलब वो है ना, और यहाँ कहीं भी नैतिक द्वंद क्रिएट, हम लोग सोच रहे हैं नैतिक द्वंद क्रिएट किया जाए, लेकिन ये वास्तव में ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल परिस्थितियों को दिखाने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये मेरे आप बोल रहे थे, अच्छी बात, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत सी बात एक्सप्लेन किया है। आपकी कुछ बातें मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी। मैं जैसे आपने कहा कि वो जो धार्मिकता वगैरह, वो थर्ड व्यक्ति तो एक पाकिस्तानी वो सब बोलता है, क्योंकि धार्मिकता का बखान वो खुद कथावाचक कर रहा है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखिए। अब रही कि पिता की, बिल्कुल पिता कहने से ही वो मामला वो स्ट्राइक करता है उसको, लेकिन उसके पहले पिता का जो आपने बताया ना कि वो भी उनके संस्कार के, लेकिन जो भी हमारे सामने जो डेटा है, यानी हमारे सामने जो सूचना है, उसके आधार पर आप देखिए कि उनके परिवार के बारे में बात आती है कि आप 3 ही लोगों का परिवार है। इसी में आया है कहानी में, मतलब आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप 3 ही लोगों का परिवार है, मतलब माता पिता भाई बहन। तो फिर वो कहता है 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, एक मुंबई में है, एक चंडीगढ़ में है, माता जी हमारे साथ रहती है, लड़कियों की माँ चौंकी। तब 3 लोगों का परिवार कैसे हुआ? मैंने स्पष्ट किया कि माता जी का कोई एक ठिकाना नहीं है, कभी हमारे यहाँ, कभी चंडीगढ़, कभी कभार मुंबई, और कभी पिताजी के पास। तो माता जी सभी जगह रहती है। लेकिन जहाँ तक पिताजी की बात है, आप सुनिए, पिताजी की जो आपने कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत स्पष्ट समझने लायक है। इसमें इतना तो डेटा है ही कम से कम। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मेरी पत्नी बुटीक चलाती है, छुट्टी के दिन मैं भी उसका मदद करता हूँ, जब ज्यादा काम हो तो छुट्टी ले लेता हूँ। सरकारी नौकरी का यही फायदा है, दिल्ली में एक आदमी कमाई से कुछ नहीं होता। पिताजी, अब ध्यान रखिएगा, पिताजी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने दिल्ली में 3 कमरों का फ्लैट बना लिया है। आप लोग जानते ही हैं, बड़े परिवार में रहना बड़े शहरों वालों के लिए कितना मुश्किल होता है। 3 परिवार है, वो अपनी सफाई दे रहा है, यहाँ पर 3 कमरों का फ्लैट है, रह सकते हैं। अब ये कहता है मुश्किल होता है। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं पिताजी से बात करूं, और मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया हम अलग रहना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट है, इस पर कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया, यानी कि छुपाया नहीं गया, बताया है हम अलग रहना चाहते हैं। पिताजी चुप रहे, ना हाँ कहा ना कहा, हम चले गए। किराए पर हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो अलग रह रहे हैं, किराए पर हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। पिताजी को समझाया कि वो इस घर को बेच दें और आधा पैसा हमें दे दें, आधे पैसों से भी अपने लिए एक छोटा सा घर ले लें, अपने लिए घर ले लें। बेटा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है वहां पर। काफी हील उज्जत के बाद वो मान गए और ये आगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने बताया ना कि वो पिताजी उसके कैसे होंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। माता जी तो सब जगह रहती है, वो समझ में आता है, सब जगह रिसर्च कर रही है, बेटियों के पास भी जाती है। ऐसा ही पिता के साथ भी हो सकता था, कभी बेटियों के पास जाती है कभी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो पिताजी के साथ रहना ही नहीं चाहता है, उसका बेटा बहू रहना ही नहीं चाहता। ना रहना चाहते हैं, ना रखना चाहते हैं, दोनों चीज आई है। दोनों चीज आई है, ना वो रहना चाहते हैं, ना रखना चाहते हैं। साथ नहीं रह सकते, रखना रहना भी नहीं चाहते पिताजी को, और उनके साथ भी, हाँ, पिताजी को अपने साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे ना कि संस्कार, यहाँ ऐसा नहीं जो आप बोले थे, वो माँ को रख रहा है। हाँ, ये देखो कि माँ वो कह रहा है या वो आके रहती है, आके रहती है। हाँ, दोनों बातें। हाँ, नहीं वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा, जैसे इसमें बात बहू ने सुनी। अच्छा, एक कोई विलन वाइफ को बना दिया, और एक बात आपने बहुत सी, विलन वाइफ को बना दिया। नहीं विलन नहीं है, नहीं विलन नहीं है, विलन कुछ कोई नहीं है। एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, नहीं उसने कहा तो ऐसे शुरुआत ऐसी करता है, मेरी पत्नी ने कहा। एक बात आपने बहुत अच्छी कही है जो समझने की है, और वो ये बात है, देखिए कहानी जो कहा जा रहा है और जो चाहे बुद्ध कहा जा रहा है या उसके बारे में कहा जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन
इस कहानी की कलात्मकता यही है कि जो शुरू में सारी चीजें ऑब्जर्वेशंस है, जैसे ही आप कहानी के पहुंचते हैं वहां पर, जैसे ही आप वापस इस दृष्टि से सोचते हैं कि ये जो दो परिवारों को खड़ा किया गया है और संवेदनशील परिवार कौन है, या संवेदनशील ये कथावाचक है या ये संवेदनशील महिलाएं हैं, तब उस सारे ऑब्जर्वेशंस नए अर्थ देने लग जाते हैं। मतलब ये तो बहुत ही खूबसूरती है कि एक चीज जो आपको एक समय में ये बता रहा था, दूसरे समय आपको ये बताने लग जाता है। कहानी शुरू में सारे ऑब्जर्वेशंस है और बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्वेशंस है, प्रकृति का भी, महिलाओं का भी सारा चित्रण किया है, नो डाउट, बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जब आप कहानी के समझने लगते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस दूसरे अर्थ देने लग जाते हैं। ये कहानी की खूबसूरती है, तभी तो बहुप्रतीय कहानी है। एक बार ऑब्जर्वेशंस बनती है और वही चीज आपको कहानी खोलने लग जाती है कि अपने आप को। मुझे बहुत कहानी पर स्टिक रहते हुए जैसे दो तीन चीजों को बहुत अच्छे से खोला है। स्ट्रेंजर वाली नोवेल के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत बिल्कुल बढ़िया जो सिद्धांत जिसके साथ में फिल्म का लेकर के लाना, हमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर सोचना ही पड़ेगा किसी एक चीज को लेते हुए। तो वो एस्पेक्ट्स जो है ना उसकी तरह खुलने का बहुत मजा आ रहा है। मतलब बहुत शुरुआत में सुना, उसके बाद में सुन रहे तो ऐसा लग रहा है कि गजब का मतलब काम हो रहा है, तो बहुत सही मशीन क्रिएट हो रही है। जैसे ना इसमें एक लाइन और आई, उसने कहा मैं पत्नी के लिए छुट्टी भी लेता हूँ, उसी काम में मदद भी करता मतलब आमतौर पे भारतीय पुरुष की स्थिति से थोड़ा सा, मतलब इतना सकारात्मक समाज में हम कल्पना स्वीकृति से थोड़ा सा अलग है। हाँ, मतलब करता तो हर ही है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा करता तो हर कोई है, स्वीकृति से थोड़ा सा अलग है। आगे वो कह रहे हैं ना, करना पड़ रहा है भी। मैं कह रहा हूँ समाज, मैं कहता हूँ स्वीकार नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो सही। वो तो कहता है ना कि एक ही कमाई से काम नहीं चल सकता है, वो तो कह रहा है, पर इसलिए बता रही है उसको, इसलिए मदद भी करता हूँ। क्या बात करते हो, वो प्रेशर है उसके ऊपर। लाइन आई थी कि सर जिसमें उनको अलग रहना पसंद है, सारा काम करवा दिया, घर भी चढ़ा दिया। सर इसमें एक लाइन आई है कि उनको अलग रहना पसंद है पिताजी के लिए, इसलिए विकास उस पर खड़ा हुआ है करके। पिताजी कहाँ है? एक लाइन आई, मेरे पास याद आ रहा है, एक लाइन आई है। कोई लाइन ये ऐसी कोई लाइन नहीं है। नहीं, ऐसी एक लाइन मैंने पढ़ी, पिताजी को अलग करना पसंद है, ऐसे कोई एक लाइन है, एक लाइन। अरे मेरे को भी वो जब खड़ा हुआ है आगे तो ऐसे लगी लाइन, नहीं अलग रहना है। अरे साहब ऐसे क्या कर रहे हो यार, इतना खराब ना बोलिए। उसने पिताजी के बारे में पूछा, उसे लगा था कि या तो होंगे या नहीं होंगे, या दिल्ली से बाहर नौकरी या तो व्यवसाय करते हैं। मैंने बताया कि पहले दिल्ली रहते थे, अब पास ही में ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। वह पिताजी के अलग रहने का कारण पूछने लगी। मैंने बता दिया उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। अब देखिए ये कथावाचक बोल रहा है, ये कथावाचक बोल रहा है, फिर आगे पिताजी के बारे में और बता रहा है, देखो तो सही। अरे सर वो तो आपने बता दिया। नहीं साहब, शाह सर बात सुनिए, शाह सर बात, कथावाचक का नजरिया है, यही तो कह रहा हूं ना। पिताजी के बारे में खुद उसको कह रहा है, उनको अलग रहना पसंद है, जस्टिफाई कर रहा है, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। फिर आगे अरे उस जस्टिफिकेशन को विकास लेकर आए आगे, उसको समर्थन नहीं कर रहे हैं आगे। सर मेरी बात सुनिए, उस जस्टिफिकेशन को विकास ने खड़ा किया अपने पॉइंट पर, अलग रहना पसंद है इसलिए अलग रह रहे हो। नहीं, वो जो आगे जस्टिफिकेशन है ना, उससे उसकी बात की पुष्टि नहीं होती है सर। उससे तो ये लगता है कि वो उसके पिता वो जबरदस्ती। हाँ बिल्कुल सर, पुष्टि तो इस बात से नहीं हो रही है कि उसका जो बच्चा है ना वो मर गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो इसमें डेटा है उसी आधार पर तो विकास ने जिस पॉइंट का खड़ा किया है ना, मैं उसको मान रहा हूँ। वो कथावाचक बोल रहा है, ये नहीं जैसे खारिज कर दिया ना साहब ने, बिल्कुल विकास खारिज होने लायक इनकी बात जो मैं समझाता हूँ, ये कहना चाहते हैं कि लेखक ने भले ही बोला हो कि उन्हें अलग रहना पसंद है, लेकिन जब वो उसने घटनाक्रम बताया तो उसमें ऐसा जान पड़ता है कि पिता ने जैसे एक समय हाँ ना कहा और फिर मतलब हम भी अलग रहना चाहते थे। तो विकास की बात को मैं समझा, विकास ने भी तो यही कहा था कि ऐसा माना जा सकता है कि उसके पिता को शायद अलग रहना पसंद नहीं। एक मिनट पॉइंट तो ये है, मान लीजिए कि मैंने कहा, इन्होंने कहा, लेकिन वास्तव में जो कहानी कह रही है वही तो अपन लेंगे ना। गलती हो सकती है, चलो मान लिया, चलो, लेकिन कहानी जो कह रही है वही माना जाएगा। सही कह रहे हैं सर, कहानी आपकी बात से मतलब क्यों कोई डेटा ही नहीं है इस तरह का। वो होशियार आदमी है। लेकिन अगर एक बात है, अगर कहानीकार झूठ बोलना चाहता है, जैसे तो फिर ये बात ही क्यों कहता, वो झूठ बोलता है, उसको भी मैनिपुलेट करके बोलता, कह रहे हम तो रहना चाहते थे, मेरे पिताजी पापा ही नहीं रहना चाहते, तो ये इसी बात को उसने इजीली पहले कह दिया, वो टरकाना चाह रहा था। बात तो आपसे ही है सर। नहीं ये वो तो खुद पे कोई ब्लेम नहीं लेना चाह रहा है। जुबैर का एक शेर है सर बढ़िया सा, कि अपने बाप से बहुत डरता हूँ मैं, बिल्कुल अपने बाप पर गया हूँ। अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ मैं, बिल्कुल अपने बाप पर गया हूँ।
ठीक है, तो वो बिल्कुल वहां पर ये जैसे ही वो लाइन खुलती है ना, तो वो शेर भी खुलता है साथ साथ में आपके, कि वो आपके पिता की प्रवृत्ति जो है ना उसकी, उसी की तरफ वो जा रहा है। अगर अलग से एक रास्ता ढूंढ लेना, एक अलग कॉर्नर निकालना, नहीं बिल्कुल है। तो जब इसको मैं तो सुन ही रहा था ना, वो बात खारिज कर दी शाह साहब ने, ये थोड़ी होता है। मैं मान रहा हूँ ना कि वो कथावाचक ने स्पष्टीकरण दिया। पर अब एक संभावना है हाँ कि वो चिट्ठी जलाने कह रही है, सब बाप बेटे ऐसे ही है। 100% संभावना है ये तो, वो तो है ही स्त्रीवादी कहानी। उसने कहा है, ऐसे पता सीधी चाहिए। ऐसे पड़ोसी ही नहीं चाहिए उसको, जिसके बाप के भरोसा नहीं, उसका क्या भरोसा? तो it's just that। इसका मुख्य मुद्दा है बाप, और वो इनके पास है नहीं, वो भावना ट्रिगर हो रही ये है। तो रोके बात नहीं। हाँ, और ये भी विकास ने एक बात कही कि उस महिला का कोई प्रतिरोध नहीं था, चलो जो उसकी माँ है उसका प्रतिरोध नहीं है, पर बेटी का प्रतिरोध है। इसका मतलब अब यहाँ पर एक और चीज भी आती है, हावी कौन है? हावी कौन है? जो धार्मिक प्रवृत्ति की बेटी नहीं है और वो हावी है। नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति बेटी छोटी है सर उसी ने तो बोला, वही तो रोई थी। नहीं, बड़ी बेटी रोई है, बड़ी बेटी रोई है, दूसरी वाली ने मना किया है। मना किसने किया? छोटी वाली ने, जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है। नहीं है उसने मना है, मतलब बड़ी वाली नहीं बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली ने चलो मना ये भी स्पष्ट है ना, किसने मना किया? तो कहानी में है ना, हाँ, 5 मिनट में। हाँ देखो नहीं, वापिस पढ़ लो ना, उसमें क्या बात है? छोटी वाली ने किया। छोटी वाली मैं कह हाँ, मैं कह रहा हूँ जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है उसने मना किया है। डोमिनेंट है, डोमिनेंट वो ऐसा डोमिनेंट है। आया ना नहीं, वो देखिए, ईर्ष्यालु किताब पर है लेके और बाहुबली जल्दी ज्यादा। हाँ, थोड़ी ईर्ष्यालु और कर्कश है। आया एक हाँ हाँ बिल्कुल वो लाइन है सर। और वही वो मैं छोटी दो बार पढ़ वाली के आया हूँ इसमें। एमएससी करने के बाद बीएड करी है, यही एक प्राइवेट स्कूल में 4-5 हजार की मास्टर नहीं है। शादी की चिंता ना माँ को है ना बेटियों को, तो ना माँ, एक्चुअली माँ की चिंता तो फिर भी नहीं है, बेटी खुद ही नहीं करना चाहती। एक्चुअली ये भी हो सकता है। ये तो जो है ना, वो डांसिंग बोल रहा है। हाँ, डांसिंग बोल रहा है। वो मना करने की बात ये कह रहा नहीं, है। मैं तो ये बता रहा वो हूँ। डांसिंग बोल रहा है, उसको डांसिंग का अपना। अरे बेटी ने मना किया, छोटी वाली ने मना किया जो धार्मिक नहीं है। हाँ 16 पेज की कहानी के 1600 एस्पेक्ट, महात्मा बहुत सारे एस्पेक्ट। अरे फिर अब वो कौन सी बेटी है? और बाटा जो बैठा और जो बैठ जा। देखिए, हाँ, हम फाइनल कर चुके हैं, नहीं बेचनी। छोटी बूथ यानी छोटी बेटी ने पहली बार वो बस बोला। छोटा भी बदमाश है वो। अगर देखा जाए तो छोटी तेज है। ये तीनों उस बुढ़िया से ज्यादा पागल है। वो तीनों के लिए अरे सर वो पूरा पिक्चर ही दूसरी तरह से खुल गई है, गेम ही दूसरा है। एक तरफ बहुआयामी खुली है। सर हर कहानी को खड़ा किया और गिराया गया है इसमें। बार बार बहुत सारी कहानियां खड़ी की, तुरंत आपने सोचना शुरू किया कि अब इस तरफ जाएगी, वहां पर ही नीचे बैठा है बाप की कहानी, हाँ, वो औरत की कहानी, बेटी की कहानी, एमबीए करके आई हुई बेटी की कहानी, खुद औरत की कहानी, कई सारी और कहानियां। जैसे वो ये कह रहा है ना कि इनकी ना माँ को फिक्र है ना बेटे को, शादी वगैरह करवा ले रहे हैं, पागल ही तो है और क्या है। मतलब वो जो शादी नहीं करवा रहे हो पागल, मतलब वो उसने वो सामाजिक सोच को दिखा रहा है वही कि सोसाइटी। भाई ये दृष्टिकोण दिखा रहा है कि भाई ये और क्या है। दृष्टिकोण दिखा कहाँ है? डांसिंग बोल रहा है उसके बारे में। और डांसिंग क्यों बोला? ये बात क्यों बोला वो? डांसिंग का कैरेक्टर ये बात कहने के लिए पैदा किया गया है। सर आप डांसिंग आप समझे नहीं? प्लॉट थोड़ी दिला रहा है। डांसिंग एक करेक्टर है इसका, और वो क्यों बोलता है, कब बोलता है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। कोई भी बात कब आती है? सही बात है। सर डांसिंग को प्लॉट दिलाने के लिए थोड़ी पैदा किया है कैरेक्टर के रूप में, ये कहने के लिए दिलाया है उसको। जब वो फाइनल बिजनेस डील नहीं हो सका तब वो ये बात डांसिंग तो शुरू से ही पंजाबी बात कहता है, जनानी चिट्टी जनानियां इम्प्रेस करने के लिए, वो तो पहली बार से शुरू हो रहा है इम्प्रेस और करने। उसका उसी घर में आना जाना है। और वो यानी Naturally, प्रकार से वो गांव में होता है ना, मैं जानता हूँ उसी परिवार को, वैसे ही ये चीज़ जानता हूँ। रूपा नाम लेता है। हाँ, रूपा नाम वो परिवार के बारे में बोल रहा है तो ऑथेंटिक बोल रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जो आदमी इस तरह के कैरेक्टर, वो कैसे पता नहीं ऑथेंटिक अंदर चला गया, मैं बाहर चला। ऑब्जर्वेशन है। नहीं ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते। ऑथेंटिक इसलिए कह रहा और हूँ साहब गांव में ऑथेंटिसिटी होती है, ऑब्जर्वेशन होता ही नहीं है। वो तो वो अब direct करके अंदर वो चले फिर गए। अपनी अपनी बात है। आप मान लीजिए ऑथेंटिक है, मैं तो ऑथेंटिक नहीं मानता। मैं उसके अपने ऑब्जर्वेशन से नहीं तो उसने गलत कहा, उसने ये तो कहा कि भाई उन्होंने अभी तक शादियां नहीं कराई है, मतलब ये वो यानी वो अपनी जो सोच है मजे की बात क्या है, वो चिट्टी जनानियों से जब मना किया ना, मैं ये कहता हूँ वो कब कहता है, ये महत्वपूर्ण है। Until unless ये बात वो कब कहता है? जब उसका सौदा टूट जाता है तब कहता है। तभी कहेगा, हाँ। ऐसी अंदर की बातें तभी बोलेगा सर। हाँ, जब वो खींच तोड़ती है उसकी। जब तक डांसिंग डील करने के लिए आया है, तब तक उसने एक भी बात एक गलत